CH101 मनोज चाचा और सविता चाची एक तरफ अलग अलग समाज और जाति के नेता बादलपुर के लिए निकले हुए थे और वहीं दूसरी ओर अगले दिन ओम प्रतापगढ़ के एयरपोर्ट पर किसी को लेने के लिए आया हुआ था। ओम एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया पर एक नेम बोर्ड लेकर खड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था मनोज आहूजा। मनोज आहूजा ओम के मजले चाचा। वैसे तो वे स्वभाव से अच्छे इंसान थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बीवी स्वभाव से कठोर और लालची औरत थी और विजय से भी ज्यादा ओम से कोई एक जमाने में कोई नफरत करता था तो वो औरत ओम की मैजली चाची सविता थी। इस वक्त ओम के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आज तकरीबन 15 सालों बाद अपने मजले चाचा से मिलने जा रहा था। ओम अपने पुराने दिनों की यादों में खो चुका था, जब बचपन में मनोज चाचा हर इतवार को खेलने आया करते थे। ओम के जन्म से ही ओम मनोज को सबसे प्यारा था और यही बात कहीं न कहीं सविता के गुस्से की आग में तेल डालने का काम करती थी। उन दिनों मनोज एक सामान्य नौकरी पर अपना गुजारा कर रहा था और उसकी तनख्वाह से उसके घर का गुजारा चलता था और कुछ ज्यादा बचत होती नहीं थी। और वही दूसरी ओर मनोज की बीवी सविता के शौक ऊंचे थे, जिसे हर महीने हजारों की शॉपिंग करना पसंद था और मनोज के परिवार की संपत्ति को देख ही सविता ने मनोज से शादी की थी। लेकिन जब विजय की जिद पर बंटवारा हुआ और तीनों भाइयों के हिस्से में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, उसके एक साल बाद ही सविता की जिद की वजह से मनोज ने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए और अपनी सारी प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी। लेकिन मनोज की बदकिस्मती से उसने जो शेयर्स खरीदे थे वे कुछ ही समय बाद किसी मरे हुए बाज के जमीन पर गिरने की तेजी से गिर गए और इसी वजह से मनोज कंगाल हो गया। कंगाल होने के बाद मनोज के पास रहने के लिए घर तक नहीं था और इसी वजह से उसने अपने परिवार के गुजारे के लिए विजय और ओम के बाबा से हेल्प मांगी और विजय और ओम के बाबा ने उससे कुछ रुपए दिए, जिससे कि मनोज ने अपने कर्ज उतारे और प्रतापगढ़ में एक छोटा सा मकान ले लिया और अंत में मनोज प्रतापगढ़ की एक कंपनी में जॉब करने लगा। धीरे धीरे मनोज की जिंदगी सामान्य रूप से चलने लगी थी, लेकिन सविता को आम जिंदगी कहाँ पसंद थी। उसे चाहिए था ऐश और आराम, इसलिए उसने फिर से जिद कर मनोज को अपने भाइयों से कुछ पैसे लेने के लिए कहा। लेकिन इस बार मनोज ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय वो अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग में था और उसके ऊपर भी उसके परिवार की जिम्मेदारी थी। साथ ही ओम के बाबा भी अभी जॉब में लगे हुए थे और मनोज जानता था कि अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ओम के पिता ने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद विजय को दे दी थी और ऊपर से उस समय ही ओम का जन्म भी हुआ था। ओम के जन्म से मनोज को बहुत खुशी हुई थी। उसके लिए ओम अपने बेटे से भी बढ़कर था। जितना प्यार वह अपने बड़े भाई यानी ओम के पिता से करता था, उससे भी ज्यादा प्यार वह ओम से करता था। अपनी जॉब की कमाई से एक हिस्सा बचाकर मनोज अपने बच्चों और ओम के लिए जरूर ही गिफ्ट लाया करता था। अपने बच्चों को जब भी मौका मिलता वह ओम के पास खेलने के लिए ले जाता। लेकिन ये सब सविता को राज नहीं था। उसकी आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी हुई थी। उसे ओम के बाबा ने उस पर किए उपकार याद नहीं आते थे। उसे बस यह नजर आता था कि उसका आपती एक तो महीने में बचत ही बड़ी मुश्किल से करता था, ऊपर से जो पैसे बचते उससे वह अपने उस प्यारे भतीजे के लिए कुछ न कुछ ले लेता था। इस तरह से तो उसके शौक कैसे पूरे होंगे। और अंत में एक दिन सविता ने मनोज के साथ हंगामा कर दिया और अपने भाइयों से बिजनेस के लिए पैसे लेकर किसी बड़े शहर जाकर कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहा। लेकिन इस बार मनोज की सविता के सामने एक नहीं चली और मनोज को ना चाहते हुए भी अपने दोनों भाइयों के सामने अपने हाथ फैलाने पड़े। लेकिन इस बार विजय ने मनोज की मदद करने से साफ मना कर दिया और अपने बड़े भी को भी सलाह दी कि वे मनोज की इस बात की सराहना न करे। ओम के पिता भी विजय की बात से सहमत थे, लेकिन अपने भी को यूं खाली हाथ भी नहीं जाने देना चाहते थे। विजय के बाबा ने जमीन पर हाथ फैलाए बैठे अपने भाई को और सामने गुस्से से खड़ी मनोज की बीवी सविता को देखा। अंत में उन्होंने मनोज को खड़ा किया और बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा, मनोज, मुझे खुशी होगी अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और अपना बिजनेस शुरू करो, लेकिन माफ करना, इस समय तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना ही करने के लिए कोई हेल्प। उद्धरण चिन्ह। अपने बड़े भाई की बात सुन मनोज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शुक्रिया बड़े भैया, और मैं जानता हूं अगर आपके पास कुछ पैसे होते तो आप उसे मां छोटे मुझे देने में जरा भी विचार नहीं करते, लेकिन मैं अभागा पता नहीं किस तरह से आपसे माफी भी मांगू। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी मनोज आगे कुछ बोलत उससे पहले ही मनोज की बीवी सविता गुस्से के साथ बोल उठी, बड़े भैया, आपका मेरे पति के प्रति ये रवैया सही नहीं है। आपने अपने सबसे छोटे भाई को बिजनेस करने के लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन आप अपने दूसरे भी को ठेंगा दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे आप ये अपने दोनों भाइयों में जो भेदभाव कर रहे हैं हमें नहीं दिखता? उद्धरण चिन्ह। सविता की बात सुन ओम के बाद हैरान रह गए, क्योंकि इस समय उनकी हालत भी कोई अमीर इंसान की नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास आदमी जैसी थी। अपने पिता को खोजने में और अपने भाई को डॉक्टरी में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले ही अपनी सारी बचत खो दी थी। लेकिन फिर भी सविता, जो कि यह सब अच्छे से जानती थी, वह उनसे इस तरह का सवाल पूछ रही थी। वही मनोज भी इस बात से गुस्सा हो चुका था, लेकिन वह अपनी बीवी के आगे भीगी बिल्ली था। पर इस बार उसने थोड़ी हिम्मत कर अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, बस करो भाग्यवान, बड़े भैया पहले ही हमें हेल्प कर चुके हैं जब हम रास्ते पर आ चुके थे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात कहते शर्म नहीं आए? और अगर उनके पास उनकी आधी प्रॉपर्टी अब है भी नहीं, और क्या तुम अपनी बचाई बचत इस तरह अपने भाई को दे देती जिस पर उसका हक ही ना हो? लेकिन सविता मनोज की बात सुनने से और भी गुस्सा हो गई और बोल उठी, चुप रहो तुम, वो बड़े भाई है, अपने छोटे भाइयों के मुसीबत के वक्त मदद करना फर्ज है उनका। और मैं कहाँ कह रही हूँ कि वे मुझे अपनी प्रॉपर्टी यूं ही दे दे या पैसे यूं ही दे दे। मैंने मदद मांगी है उनसे कि फिलहाल हमें सहायता कर दे और जैसे ही हमारा बिजनेस चल पड़ेगा तो हम उन्हें सूद समेत पैसे वापस दे देंगे। क्यों बड़े भैया, इतनी सहायता तो आप कर ही सकते हैं, है ना?
उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही सविता चमकती आंखों के साथ ओम के पिता को देखने लगी। CH-102 लालची सविता। सविता की बात और उसकी लालच को देख विजय और मनोज दोनों ही हैरान थे। वहीं दूसरी ओर ओम के पिता सोच में पड़ गए थे कि आखिर वह इस मुश्किल का समाधान क्या निकाले। तभी मनोज हड़बड़ाते हुए बोल उठा, सविता क्या अब तुम भैया को रास्ते पर लाना चाहती हो? क्या होगा अगर कल को हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाए? थोड़ा तो समझने की कोशिश करो सविता। लेकिन उसी वक्त विजय उन दोनों की बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है। उसे अचानक से हंसता देख सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ पल हंसने के बाद विजय हंसते हुए ही बोल उठा, वाह वाह वाह, सच में मनोज भाई आप बहुत ही बढ़िया एक्टर बन सकते हैं। वाकई आपकी ये परफॉर्मेंस देख मुझे एक पल के लिए लगा कि आप भाई से पैसे चाहते ही नहीं, ये तो आपकी बीवी है जो लालची है। देख रहे हो बड़े भैया आप किस तरह से ये दोनों आपके साथ नाटक करके पैसे हेठना चाहते हैं। जरा देखो तो सही अपने आप को मनोज, किस हद तक अपनी बीवी के साथ तुम भी गिर चुके हो। क्या ईमानदारी से कमान भूल चुके हो? क्या हमें अपने बाप ने यही सब सिखाया है कि बेचारे बनो और पैसे हेठ लो? शर्म आनी चाहिए तुमको। बड़े भैया आप समझिए और इन्हें एक फूटी कोड़ी तक ना दे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी सविता गुस्से से बोल उठी, बस कीजिए विजय भाई, भूलिए मत कि आपके भाई आपसे बड़े हैं और क्यों ना करे बड़े भैया हमारी मदद। आपने तो अपनी कली और हम कोई भीख नहीं मांग रहे, उधार मांग रहे हैं, वापस लौटा देंगे। आपकी तरह हम छोटे नहीं ना जो बिना मांगे जब भी सहायता चाहिए मिल जाती है। भले ही आपको अपने बड़े भाई कितने ही नापसंद हो, लेकिन आपको मुसीबत में देख वे आपके लिए खड़े ही होते हैं, तो हमारी क्या गलती है? या फिर आप ये सब इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में वापस आप बड़े भैया को लूट सके हम? और बड़े भैया कुछ भी हो, पैसे तो मुझे आज चाहिए ही। उद्धरण चिन्ह। सविता की ये तीखी बात सुनते ही विजय गुस्से से सविता को देखने लगा, लेकिन अपनी बड़ी भाभी की होने की वजह से वह उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। इस तरफ ओम के पिता विपुल आहूजा ने शांति से विजय को समझाते हुए कहा, विजय तुम्हें अपने भाई के विषय में ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वजह जो भी हो। वो तुम्हारा बड़ा भाई है। मेरा भाई कभी नाटक नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सविता आपको समझना चाहिए, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अगर होते तो आपके पति को उसी दिन मिल गए होते जब आपने उसे पहली बार मुझसे बिजनेस के लिए पैसे मांगने के लिए कहा था। और उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी ओम के पिता अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही एक आवाज सुनाई देती है, रुकिए विपुल। सभी लोगों की नजर कमरे में आ रही ओम की मां पर पड़ती है। ओम की मां के चेहरा मुस्कुरा रहा था और उनके हाथ में काफी सारे गहने थे। गहनों पर नजर पड़ते ही ओम के पापा के साथ सभी लोग हैरान थे। साथ ही सविता की आंखें गहनों को देख चमक रही थी। वीणा ने विपुल के पास आते हुए कहा, ये मेरे गहने हैं जो शादी के समय में लेकर आई थी और कुछ आपने इतने सालों में अपनी बचत से मेरे लिए खरीदे थे। मुझे ये गहने नहीं चाहिए। बेहतर होगा अगर ये गहने आपके भाई के काम आए। गहने सविता के हाथों में रखते हुए, लीजिए सविता दीदी, ये गहने आप रखिए और मुझे ये वापस भी नहीं चाहिए। लेकिन आज के बाद आप इस परिवार में पैसों के लिए वापस नहीं आएंगी। गहने मिलते ही सविता ने विपुल और वीणा का आभार माना, लेकिन उसकी चमकती आंखें थी जो गहनों से हट नहीं सही थी। वहीं दूसरी तरफ विजय ने चिढ़ते हुए बस इतना कहा कि क्या बेवकूफी है, और गुस्से से वहां से निकल गया। वहीं दूसरी ओर मनोज ने अपने भी के पैर पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विपुल ने अपने भाई को उठाया और उसके आंसू पोंछे, लेकिन सविता को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी चमकती आंखें तो गहनों को देख रही थी। वीणा ने मुस्कुराते हुए मनोज को देखा और बोल उठी, मनोज भैया, हम जानते हैं आपकी नीयत साफ है, लेकिन इस समय आप भी कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहूंगी कि आप अपने नए बिजनेस में खूब कामयाब हो और बदले में हमारे ओम को बस आशीर्वाद दे दीजिएगा। जहां भी आप रहो और खुश रहो। फिर सविता को देख, देवरानी जी, मुझे आपसे पैसे वापस नहीं कहिए। बस एक विनती है कि जहां भी अब आप जाए अपने पति के सिर को झुकने मत दीजिएगा। वीणा ने सविता को सलाह देने की कोशिश तो की, लेकिन सविता ने उससे अनदेखा कर अपने भाई भाभी का आभार मान वहां से दिल्ली चले जाते हैं और वह अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, जो कि वीणा के आशीर्वाद से सच में अच्छा चलने लगा था। और मनोज उस समय अपने करियर में आगे बढ़ रहा था। बिजनेस की अदा बड़ा तो नहीं था, लेकिन सविता की ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। लेकिन उसी समय उन्हें वीणा और विपुल की मौत की खबर आती है, जिस पर मनोज अपनी बीवी से ओम को अपने साथ रखने के लिए भी कहता है। लेकिन काफी लड़ाई के बाद मनोज को अपनी बीवी की बात माननी पड़ती है और वो फ्यूनरल से ओम को अकेला छोड़ वापस दिल्ली चले गए थे। उसके बाद ओम को मनोज के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही मनोज को ओम के बारे में। लेकिन कल रात अचानक ही विजय को मनोज का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि वो और उसकी बीवी विजय और ओम से मिलने के लिए आ रहे थे। अचानक से ही मनोज के आने की बात सुन विजय सोच में पड़ गया था, लेकिन ओम ने उन्हें समझाया कि सब सही होगा और इस वक्त ओम उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। CH-103 बाली से मुलाकात। ओम तकरीबन पिछले आधे घंटे से अपने चाचा का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था और अब तक फ्लाइट का कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन उस वक्त ओम को एयरपोर्ट के स्पीकर्स में एक दूसरी फ्लाइट के होने की खबर सुनाई देती है और ओम को पता चलता है कि मनोज चाचा की फ्लाइट को आने में अभी भी 15 मिनट बचे थे। इसीलिए ओम पास में से कॉफी लेकर वापस अपनी जगह की तरफ आ रहा था। ओम का ध्यान अपनी कॉफी में था और तभी वह अपने सामने एक आदमी से टकरा जाता है और ओम की कॉफी उस आदमी के कपड़ों पर गिर जाती है। ओम से टकराए उस आदमी ने फॉर्मल कपड़े और उसके ऊपर लॉन्ग जैकेट पहन रखा था और उसके सिर पर बरौन रंग की एक गोल हेड थी। साथ ही उसके चेहरे पर काले गॉगल्स पहन रखे थे।
वो इंसान और कोई नहीं लेकिन डॉन बाली था, जो कि किसी काम के सिलसिले में सिंघानिया से मिलने आया था। जैसे ही ओम की गर्मागर्म कॉफी उसके नए नवेले शूट पर गिरी, उसके सीने का थोड़ा सा हिस्सा जलने लगा और वह गुस्से के साथ और दर्द के साथ चिल्लाते हुए बोल उठा, आह, अबे ए अंधा है क्या, दिखता नहीं बे तेरे को। बाली की बात सुन ओम ने तुरंत ही शांति से कहा, माफ कीजिएगा सर, गलती हो गई मुझसे, मेरा ध्यान कहीं और था। लेकिन बाली अगर ओम को इतनी आसानी से जाने दे तो फिर वो बाली कैसे? उसने तुरंत ही ओम के शर्ट के कॉलर को गुस्से से पकड़ते हुए और खींचते हुए कहा, कसम से लड़के, अगर मुझे कहीं जाना न होता और अगर तू किसी और जगह मिलता ना तो अब तक तो 100 बार मर चुका होता। बाली की बात सुन ओम थोड़ा हैरान था, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पर इस तरह के एक्सीडेंट तो आम बात थी, लेकिन उसके सामने खड़ा वो आदमी इस चीज को कुछ ज्यादा ही पसंद ले रहा था। लेकिन ओम उस समय किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने बड़े ही विनम्र तरीके से माफी मांगते हुए कहा, सर, मैं सच में माफी चाहता हूं और आप मेरा यकीन कीजिए सर, ये सिर्फ एक गलती है और अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए शॉपिंग एरिया से नए कपड़े खरीद कर देता हूं ना, लेकिन प्लीज शांत हो जाए। लेकिन बाली इतनी सी बात पर काफी गुस्सा हो चुका था, उसके बदन पर वह कॉफी अभी भी बहुत ही बुरी तरह से जल रही थी। कॉफी गिरने के बाद काफी समय हो चुका था, हल्की न जाने कैसे अब तक वह कॉफी बाली के शरीर को गर्म किए जा रही थी और यही वजह थी कि बाली ओम पर इस तरह से गुस्सा कर रहा था, लेकिन वही इस बात की भनक तक ओम को नहीं थी। और जैसे जैसे बाली को गर्माहट महसूस हो रही थी वैसे वैसे वो ओम पर अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा था। महिषासुर की वजह से बाली के अंदर कुछ अद्भुत ताकत थी और वो जिस चीज को मजबूती से पकड़ लेता था उसे तबाह करके ही छोड़ता था और उसकी पकड़ी हुई चीज या आदमी को उससे छुड़ाना असंभव के बराबर था। लेकिन अचानक ही बाली की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि ओम ने बड़ी ही आसानी से उसकी मजबूत पकड़ को खोल दिया था और खुद को उसके हाथों से छुड़वा लिया था। बाली हैरान था, क्योंकि आज तक उसकी पकड़ से कुछ छूट जाए ये हुआ नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ा वह जवान लड़का बड़ी ही आसानी से उसकी पकड़ से छूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। बाली जैसे ही अपने मोबाइल को निकाल उसकी स्क्रीन पर देखता है, वो तुरंत ही ओम से कहता है, किस्मत वाला है बच्चे, आज बच गया। किसी दिन मेरे हाथ मत लग जाना, क्या पता किस्मत इस बार की तरह फिर साथ नहीं देगी। यहाँ ओम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाली जिसे वह जनता तक नहीं वो किसी जानी दुश्मन की तरह उससे क्यों बात कर रहा था। लेकिन ओम आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही बाली ओम को गुस्से से देखते हुए वहां से चला जाता है। इस तरफ ओम भी इस बात पर ज्यादा सोचना नहीं चाहता था और जमीन पर से कॉफी केन को उठता है और डस्टबिन में डाल के वापस अपने मनोज चाचा और चाची का इंतजार करने के काम में लग चुका था। वहीं दूसरी ओर बाली भी एयरपोर्ट से निकलते ही उसे सिंघानिया का एक आदमी कार में बिठाता है और वे लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इस तरह बाली का दिमाग अब भी ओम के साथ हुए उस हादसे पर था। उसके मन में बार बार अपनी मजबूत पकड़ को एक आम से लड़के के द्वारा छुड़ता हुआ दृश्य दिखाई दे रहा था। वो अपने आप से ही बात करते हुए सोचने लगता है, आखिर अभी अभी जो हुआ वो क्या था। उद्धरण चिन्ह, एक बच्चा मेरी मजबूत पकड़ को तोड़ दिया। आज तक इस पकड़ को तोड़ने वाला एक भी इंसान मुझे नहीं मिला और ये पकड़ कोई आम पकड़ थी भी नहीं। जब मैं किसी चीज को पकड़ता हूँ या मुक्का मारता हूँ तो उसमें एक पहाड़ के बराबर ताकत होती है। मेरी पकड़ को तोड़ना मतलब कि एक पहाड़ को तोड़ देना। आखिर एक 20-22 साल का लड़का मेरी पकड़ को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? क्या मैंने वो जो भी देखा वो बस मेरा भ्रम था, मेरे ध्यान नया होने की वजह से, या फिर मेरे सीने के दर्द की वजह से मेरी पकड़ ढीली हो गई हो? ये भी बात हो सकती है, क्योंकि एक आम से बच्चे का इतना ताकतवर होना और मेरी पकड़ को तोड़ना नामुमकिन है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। एक तरह बाली ओम के विचारों में खोया था, वही ओम अपने चाचा चाची के इंतजार में खोया हुआ था। यार ये फ्लाइट कब आएगी? CH-104 मनोज परिवार। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिर ओम के चाचा की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। इस तरफ ओम सभी यात्रियों में अपने चाचा और चाची को ढूंढ रहा था। हालांकि ओम जानता था कि इतने साल बाद उनके चाचा चाची ओम को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ओम पहले से काफी बदल चुका था। इसी वजह से ओम ने अपने हाथों में नेम बोर्ड को पकड़ रखा था जिस पर मनोज आहूजा का नाम लिखा हुआ था। इस तरफ ओम बड़े ही ध्यान से गेट से आए लोगों को देख रहा था। अचानक से ओम के कानों में एक आदमी की आवाज आती है, क्या तुम ओम हो? उद्धरण चिन्ह, अपना नाम सुनते ओम आवाज जिस ओर से आई थी उस ओर देखता है। ओम के सामने मनोज चाचा आधी सफेद हो चुकी और आधी काली दाढ़ी मूंछ और बालों वाले और फॉर्मल कपड़े पहने हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ओम को देख रहे थे। उन्हीं के साथ एक मॉडर्न नीले रंग की ड्रेस पहने हुए खड़ी थी और साथ ही आंखों पे गॉगल्स भी पहने हुए थे। उन्हीं के साथ ओम ने देखा कि तकरीबन उसी की उम्र के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की भी खड़े हुए थे। मनोज चाचा अपने साथ ट्रॉली को पकड़े हुए थे जिसमें सभी का सामान था और खुश होकर ओम को देख रहे थे। ओम ने भी इतने सालों बाद मनोज चाचा को देख मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल, मैं ओम ही हूँ। ओम के मुंह से ये सुनते ही मनोज चाचा भी तुरंत ही ट्रॉली को छोड़ दिया और दौड़कर ओम को गले लग गए। इतने सालों बाद ओम को अपने सामने अपनी बाहों में देख मनोज चाचा रोने ही लगे और जोर से ओम को खुद से गले लगाते हुए बोल उठे, तेरा लाख शुक्र है भगवान की मेरा बेटा सही सलामत है। मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह, ओम भी अपने चाचा की फीलिंग्स को समझ सकता था। वो भी मुस्कुराते हुए बोल उठा, आपको भी देखकर अच्छा लगा अंकल। उद्धरण चिन्ह, कुछ देर यूं ही गले लगने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए मनोज चाचा ओम से जुदा हुए और उसी वक्त सविता चाची ने ओम के कंधे को छुआ और मुस्कुराते हुए उससे गले लगते हुए बोल उठी, अरे ओम बेटा, देखो तो मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। मैं याद तो हूं ना बेटा तुम्हें।
भले ही सविता ओम से बड़े ही प्यार से बात कर रही थी, लेकिन ओम जानता था कि उसकी चाची के इस मीठे स्वभाव के पीछे कुछ तो गहरा राज छिपा हुआ था। लेकिन ओम इस समय कुछ नहीं सोचना चाहता था, उसे अपने परिवार से इतने सालों बाद मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओम से गले मिलते ही उसकी चाची भी जुड़ा हो गई। उसके बाद ओम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मनोज चाचा ओम को खुश होकर कहते हैं, देख रही हो सविता, हमारा ओम कितना बड़ा हो चुका है और क्या बॉडी बनाई है ना। मनोज की बात सुन ओम हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे देखा सविता भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ओम, वाकई तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। अगर ये तुमने बोर्ड नहीं पकड़ा होता तो हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाते। काफी हैंडसम लग रहे हो वैसे तुम बेटा। ओम मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलता है और फिर मनोज तुरंत ही अपने दोनों बच्चों को देख बोलता है, हे हर्ष, ईशा, अपने छोटे भाई ओम से मिलो। और ओम, ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई बहन, मेरी बड़ी बेटी ईशा और छोटा बेटा हर्ष। हर्ष और ईशा, जो कि दोनों ही अपने अपने मोबाइल में घुसे हुए थे, अपने बाबा का की बात सुन ओम को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए एक साथ ही बोल उठे, हे ब्रो, नाइस टू मीट यू। ओम भी उन दोनों की ओर देख मुस्कुरा देता है। उसके बाद तुरंत ही अपने मनोज चाचा के पास खड़ी ट्रॉली को लेकर ओम सबके साथ एयरपोर्ट के बाहर पार्क अपनी कार के पास लेकर आता है। जैसे ही हर्ष और ईशा ओम की कार को देखते हैं, वे दोनों ही कार को देख खुश हो जाते हैं और उन दोनों की ही आंखें चमक उठती है। इस वक्त ओम जिस कार को लेकर आया था वह उसे काठवानी कंपनी की ओर से मिली मर्सिडीज कंपनी की लेटेस्ट कार थी, जिसका रंग काले रंग का था और दिखने में भी बेहद शानदार थी। जैसे ही कार को हर्ष ने देखा, वो छिलाते हुए बोल उठा, ओ एम जी यार, ये तो मर्सिडीज की एक्स सीरीज की सबसे महंगी कार है यार। क्या ये कार विजय अंकल की है ओम यार? उद्धरण चिन्ह। हर्ष के रिएक्शन को देख ओम मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी कार है। ये सुनते ही हर्ष खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है, नो वे ब्रो यार, ये सच में तुम्हारी कार है। मोम, यू नो इसकी प्राइस 4 करोड़ है और ऐसे भारत में बस 2 या 3 ही मॉडल है यार। उद्धरण चिन्ह। हर्ष की बात सुन सविता कुछ पल के लिए हैरान हो जाती है। वो जानती थी कि उसका बेटा ब्रांड्स के पीछे पागल है, उसे हर लग्जरी चीज की कीमत पता होती है। आखिर वह उसका बेटा था और उसे भी तो ब्रांड्स बहुत ही पसंद थे। लेकिन 4 करोड़ की सिर्फ कार सुन उसे भी झटका लगा था, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए थोड़ा हंसने का दिखावा करते हुए सविता बोल उठी, अरे वाह ओम, लगता है तुम तो बेटा अच्छा खासा कमा लेते हो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी ओम सविता को कुछ कहता उससे पहले ही मनोज सबको कार में बैठने के लिए कहता है और ओम सबका सामान कार में रखकर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक ही हर्ष उसका हाथ पकड़कर बोल उठता है, हे ब्रो, मैं ड्राइव करूंगा। अचानक से खुद के हाथ को पकड़ता देख और हर्ष को खुद को इस तरह से ऑर्डर देते देख ओम भी हैरान था। CH-105 गलत मंसूबे। ओम मनोज चाचा और उसके परिवार के साथ कार में विजय चाचा के घर के लिए निकल चुके थे। ओम ही अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। हर्ष के जिद करने पर ओम तो हर्ष को कार चलाने के लिए दे रहा था, लेकिन तभी सविता ने हर्ष को डांटते हुए ओम की बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। और क्योंकि हर्ष मम्मा बॉय था, इसीलिए मम्मी के कहने पर हर्ष तुरंत ही अपनी जिद छोड़ ओम की बगल की सीट पर बैठ गया। वहीं सविता के मन में चल रहा था कि इस वक्त उसे अपने बच्चे की जिद को पूरा नहीं करना चाहिए, जिससे कि वे जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम खत्म कर सके। और भले ही वो ओम को एक बार के लिए कार हर्ष को देने के लिए मना भी लेती, लेकिन वह जानती थी कि उसे अभी जाकर विजय का सामना भी करना है। और सविता जानती थी कि विजय विपुल भैया की तरह हर चीज को लेट गो करने वालों में से नहीं था। वो चाहे औरत हो या आदमी, लेकिन सीधे मुंह पर कड़वी बात भी बोल देने वालों में से था। लेकिन फिर भी सविता को समझ नहीं आ रहा था कि जिस भाई और उसके परिवार से विजय नफरत कर रहा था, आखिर उस इंसान ने ओम को अपने घर में कैसे रहने दिया। इस समय सविता के मन में ओम को लेकर काफी सवाल थे, लेकिन उसे पता था कि यह सही वक्त नहीं था गाड़े मुर्दे उखाड़ने का। लेकिन तभी मनोज ने बड़े प्यार से ओम से पूछा, ओम बेटा, बताओ तो सही, कैसे हो? इतने साल क्या कर रहे थे और आखिर तुम्हें हमारी याद आती भी थी कि नहीं? हम ओम सामने की ओर देख मुस्कुराते हुए बोल उठा, बिल्कुल चाचा, शायद ऐसा कोई दिन नहीं गया जब आप मुझे याद ना आए हो। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहे तो विजय चाचा से भी पूछ सकते हैं। मैंने उनसे मिलते ही सबसे पहले आपके बारे में पूछा था। दिक्कत बस यही थी कि आपका कोई कांटेक्ट ना उनके पास और ना ही मेरे पास। आप बताएं, आप सब कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी मनोज ओम की बात का जवाब देने जाता उससे पहले ही सविता मुस्कुराते हुए बोल उठी, अच्छा बेटा ओम, मैंने सुना तुम काठवानी कंपनी के एक शेयर होल्डर्स में से एक हो। अच्छा लगा, तुम जीवन में ऊंचाइयों को छू रहे हो। उद्धरण चिन्ह। सविता की बात सुन ओम ने ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ थैंक यू बोलकर कार को आगे चलाने लगा। ओम ने ध्यान दिया कि मनोज परिवार का वातावरण कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ओम ने गौर किया कि मनोज चाचा के बच्चे मोबाइल में ही घुसे पड़े थे। वही हर्ष ब्रांड्स के पीछे लालची था। साथ ही मनोज अंकल यूं तो खुश थे, लेकिन फिर भी एक अलग तरह की घबराहट उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। और वही सविता के चेहरे पर भी एक अनजान टेंशन छलक रही थी और ओम उनके चेहरे पर लालच की किरणें भी दिख रही थी। लेकिन ओम ने उस समय कुछ पूछना ठीक नहीं लगा और उसने अपने कार चलाने के काम को जारी रखा। वही दूसरी ओर बाली सिंघानिया की ऑफिस पर पहुंच चुका था। सिंघानिया के ऑफिस पहुंचते ही सिंघानिया खुद बाली की सेवा में लगा हुआ था, जो सिंघानिया प्रतापगढ़ में एक पावरफुल इंसान के नाम से जाना जाता था। वही उस समय सिंघानिया किसी नौकर की तरह बाली की सेवा कर रहा था। बाली को देख उसके चेहरे पर से पसीना बह रहा था और उसके मन में एक अजीब सा डर घर चुका था। जैसे ही बाली ने सिंघानिया की दी हुई ड्रिंक को खत्म किया, उसने सिंघानिया को घूरते हुए कहा, सिंघानिया, आजकल प्रतापगढ़ में अपना बिजनेस ठप क्यों है? हम
उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया घबराते हुए बोला, जी बाली भाई, वो आजकल मुझे एक आदमी काफी परेशान कर रहा है और इसी वजह अपना धंधा ढीला चल रहा है। सिंघानिया की बात सुन बाली ने तुरंत ही सिंघानिया का चेहरा कसके पकड़ते हुए कहा, अबे जानता है, नया अपना ये एम्पायर लाशों के ढेर पर बना है और तू सिर्फ एक इंसान की वजह से ठीक से धंधा भी नहीं कर पा रहा हूं। क्या पैसा तेरे दिमाग में चढ़ गया है जिसने तुझे आलसी बना दिया हम? क्योंकि जिस सिंघानिया को मैं जानता हूँ वो तो साला भूख भेड़िया था। अपने रास्ते में आने वाले सभी रोडों को कच्चा कहा जाता था, लेकिन मेरे सामने खड़ा ये सिंघानिया एक मामूली इंसान को नहीं संभाल सकता। या फिर वो कोई खास है? उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया थोड़े डर के साथ बोल उठा, भाई वो मामूली इंसान गई कोई खास नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझ पर भरोसा किया है और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपको अब पुराने सिंघानिया की छवि ही दिखेगी, यकीन मानिए। उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया की बात सुन बाली ने सिंघानिया को छोड़ दिया और फिर गंभीर होते हुए बोल उठा, ठीक है, मुझे पता है तुम संभाल लोगे, लेकिन मेरे यहाँ आने की वजह ये नहीं है। मैं किसी को ढूंढने आया हूँ और सुन है फिलहाल वो इंसान इस शहर में है। बाली की बात सुनते ही सिंघानिया की आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गई। उसने तुरंत ही उत्सुक होकर कहा, कौन है वो भाई, आप बस नाम बताए, मैं उसे जहन्नुम से भी ढूंढ के आपके कदमों में रख दूंगा। वहीं दूसरी ओर ओम भी मनोज परिवार के साथ विजय चाचा के घर पहुंच चुका था। कार को पार्क करते ही जैसे हर्ष और बाकी सब कार से नीचे उतरे तो हर्ष ने पार्किंग स्पेस में 3 और गाड़ियां देखी, जिसमें से एक लग्जरी कार जगुआर थी। और जैसे ही हर्ष ने जगुआर कार को दिखाया तो एक बार फिर उसकी आंखें चमक उठी और वो छिलाते हुए बोल उठा, ओ कमे यार, जगुआर प्रो V101, बॉस ये गाड़ी भी, ये तो हवाई जहाज है, जवाई जहाज। कूल है यार, एक ही घर में दो दो लग्जरी कार्स, सीरियसली ये तो वाकई में विजय चाचा की होगी। कूल है यार। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर सविता और ईशा भी हर्ष की बात को सुन चौंक उठे थे। सविता को मालूम था कि ओम और विजय दोनों ही पैसे वाले हैं, लेकिन वे इतने पैसे वाले थे इसका उसे अंदाज नहीं था। कहीं ना कहीं अब सविता को ओम और विजय से जलन सी होने लगी थी, क्योंकि उसने हमेशा से जिन सपनों को संजोया था वे सब सपने आज ओम और विजय जी रहे थे। जिस तरह की जिंदगी उसे चाहिए थी, आज वही जिंदगी हमेशा लोगों की चिंता करने वाली और बस अपने में खोए रहने वाली उसकी देवरानी शारदा जी रही थी, और ये चीज सविता को ग्वारा नहीं थी। तभी उन सबको एक और आवाज आती है, नहीं ये गाड़ी भी ओम की ही है। और जैसे ही हर्ष ये सुनता है वो बिना उस आदमी की ओर देख ओम से कहता है, क्या बात है ओम छोटे यार, तुम तो कार्स के दीवाने हो, दो दो लग्जरी कार्स है यार सच में। लेकिन वही बाकी सब लोग उस आवाज की ओर देख रहे थे जिसने कार के बारे में अभी अभी कहा था, और सभी लोग अपने सामने खड़े विजय आहूजा को देख चौंक चुके थे। और विजय आहूजा भी मनोज की ओर देख गंभीर चेहरे के साथ अपने पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा हुआ था। CH-106 दाल में कुछ तो काला है। विजय को देख सभी लोग हैरान थे। विजय आहूजा मनोज आहूजा का छोटा भाई इस वक्त अपने बड़े भाई और भाभी के सामने गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। विजय को इस तरह से गंभीर देख सविता के मन में एक अजीब सा डर था। उसके बच्चों के चेहरे वैसे भी मोबाइल में घुसे रहते थे, इस समय भी ईशा अपने मोबाइल में घुसी हुई थी और हर्ष ओम की जगुआर को देखने में। वही ओम का मन चिंता से घिरा हुआ था, क्योंकि वो मनोज चाचा और विजय चाचा के बीच के रिश्ते को जानता था। उसे डर था कि कहीं विजय चाचा आते ही सीधे मनोज चाचा पर अपने कड़वे शब्दों के बाण न चला दे। लेकिन सबकी हैरानी के बीच विजय ने अपने भाई मनोज को गले लगाया और फिर पूरे परिवार के साथ मनोज को घर के अंदर ले गए। घर के भीतर आते ही शारदा ने बड़े ही मान सम्मान के साथ सबका स्वागत किया, और इसी तरह मेहमान नवाजी में मनोज और उसके परिवार का एक दिन विजय के यहाँ बीत चुका था। अलकी मनोज और उसके परिवार के हाव भाव से ना ही विजय को और ना ही ओम को उन लोगों के अचानक यहाँ आने की वजह के बारे में पता चल रहा था, लेकिन सविता के आसपास से महसूस हो रही एनर्जी और उसकी आंखें ओम को साफ साफ बयां कर रही थी कि सविता के यहाँ आने के पीछे कोई तो रहस्यमयी वजह थी। साथ ओम को मनोज चाचा के परिवार को जानने का मौका भी मिला, जैसे कि मनोज चाचा आज भी इतने ही मासूम और अपनी बीवी से डरने वाले इंसान थे जैसा कि वे ओम के बचपन के दिनों में हुआ करते थे। साथ ही हर्ष अपनी माँ का लाडला था और उन्हीं की तरह ब्रांड्स के पीछे पागल था, और अपने पापा की इज्जत तो छोड़ो उनकी एक बात भी नहीं सुनता था, लेकिन अपनी माँ के सिर्फ एक आवाज से भी हर्ष उसकी बात को मान लेता था। वही दूसरी ओर ईशा अपने पिता की प्यारी थी और स्वभाव से बिल्कुल ही शांत थी। हालांकि बाद में ओम को मालूम हुआ कि जिसे वह शांत और चुपचाप रहने वाली लड़की समझ रहा था, असल में वह दिन बाहर सोशल मीडिया पर लाइव रहकर व्लॉग्स बनाती थी और उसके काफी अच्छे फॉलोअर्स भी थे। लेकिन वही अपने इस काम से हो रही सारी कमाई अंत में सविता के हाथों में जाती थी, जिसे वह अपने बेटे हर्ष की पॉकेट मनी के तौर पर यूज कर लेती थी। हालांकि कि पूरा दिन साथ रहकर ओम को एक बात तो पता चल ही चुकी थी कि सविता के यहाँ आने के कारणों में से एक कारण वो भी था, क्योंकि ओम ने गौर किया था कि पूरे दिन सविता शारदा से और उसकी बहनों से बार बार ओम के बारे में पूछा करती थी, और साथ ही हर कुछ देर के बाद वह एक नजर ओम पर डालना नहीं भूलती थी। रात के समय, रात के डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वही ओम अपने कमरे में कोई सी किताब पढ़ रहा था और अचानक से उसे किसी के मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। ओम ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को ध्यान में विलीन कर लिया। ध्यान करते ही ओम को मालूम हुआ कि वह मोबाइल सविता का था और सविता चाची इस समय गेस्ट रूम में थी। ओम को इस वक्त सविता की आवाज अपनी शक्तियों की वजह से साफ साफ सुनाई दे रही थी। सविता ने कॉल उठाकर से बात शुरू की। हेलो, हाँ मैं प्रतापगढ़ पहुंच गई हूँ। वहाँ माहौल कैसा है? उद्धरण चिन्ह। क्या? अरे तो फिर उन्हें कुछ समय के लिए रोक के रखो ना, कुछ भी बहाना बना लो।
उद्धरण चिन्ह। मुझे वैसे भी अपना काम करने में वक्त लगेगा, लेकिन कुछ भी करके तुम उन्हें हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। चिंता मत करो, तुम अभी मुझे जानते नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, मैं अभी फोन रख रही हूँ, बाद में बात करते हैं। इतनी बात करने के बाद सविता ने अपना मोबाइल रख दिया और फिर गहरी सांस अंदर लेकर बोल उठी, कैसे भी कर मुझे ये काम करना ही होगा। ओम ने जितनी सविता की बात सुनी थी उस हिसाब से उसे अंदाज लग चुका था कि कुछ तो ऐसी बात है जिसे सविता छुपा रही थी और उसके यहाँ आने का कोई तो रहस्यमय मकसद है। ओम तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकलता है और सविता के रूम की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त ओम देखता है कि विजय चाचा जल्दी जल्दी में टेरेस चढ़ चुके थे। ओम ने हैरानी के साथ कहा, विजय चाचा यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना कह ओम तुरंत ही उनके पीछे पीछे टेरेस पर चढ़ जाता है। ओम देखता है कि चंद की रोशनी में विजय चाचा रेलिंगस के पास खड़े खड़े सिगरेट पी रहे थे और जैसे ही ओम उनके पास पहुंचा अचानक से ही विजय चाचा ने गंभीर आवाज में कहा, मतलब तुम्हें भी लगता है कि उनके यहाँ आने के पीछे कुछ तो राज है ना ओम? अचानक से विजय चाचा को इस तरह से गंभीर देख और साथ ही ये बात सुन ओम हैरान था, लेकिन चाचा का सवाल सुनते हुए भी ओम शांत खड़ा था। हालांकि ओम को भी विजय चाचा का ये सवाल सही लग रहा था और उसमें सच्चाई भी थी, क्योंकि उसने अभी अभी सविता की किसी रहस्यमयी इंसान से बातचीत को सुना था और यह बातें भी साफ साफ बताया रही थी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ओम ने फिर शांति से विजय चाचा के बगल में खड़े रहकर कहा, क्या आप जानते हैं उनके यहाँ आने की वजह? ओम की बात सुन विजय चाचा का चेहरा ओम की आंखों को पढ़ने लगा। वे और भी गंभीर नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पर ओम को कहीं ना कहीं एक अजीब सी चिंता भी नजर आ रही थी। CH-107 सभा की तैयारी। नहीं बेटे, मैं उनके यहाँ आने की वजह जानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक अंदाज जरूर है। सिगरेट के धुएं को आसमान की ओर हवा में उड़ाते हुए विजय चाचा ने गंभीर भावों के साथ कहा, कैसा अंदाज चाचा? ओम को विजय चाचा का ये गंभीर भाव परेशान कर रहे थे, इसी वजह से उसने हैरानी के साथ विजय चाचा से यह सवाल पूछ लिया। ओम के सवाल को सुन विजय चाचा ने भी अपनी गंभीर आवाज में ही आसमान की ओर देखते हुए कहा, ओम बेटा, मैं जानता हूँ कि मनोज भैया एक भोला और डरपोक इंसान है। बचपन से ही बड़े भैया यानी तुम्हारे पापा हमेशा से ही हम दोनों पर आने वाली हर एक मुश्किल, परेशानी और आंसू को पहले खुद सामना करते थे। उन्होंने कभी भी हम पर आंच नहीं आने दी। जानते हो, तुम्हारे दादाजी यानी हमारे पापा हमेशा ही भगवान भक्ति में लीन रहते थे। बस ध्यान और तपश्चर्या को ही वे मानते थे। इसी वजह से या तो वे वन में भटकते रहते और नहीं तो घर के किसी भी एक कोने में पूरा पूरा दिन ध्यान करते रहते थे। अपने बच्चों पर तो उनका ध्यान था ही नहीं, देखभाल के लिए माँ भी तो नहीं थी। लेकिन उस समय तुम्हारे पापा हमारे लिए माँ बाबा सब बने और उन्होंने हमें बहुत ही प्यार से पाला। लेकिन यही चीज मनोज के लिए श्राप बन चुकी थी, क्योंकि बार बार सब कुछ बड़े भैया के संभाल लेने की वजह से मनोज डरपोक और मनोज भैया के सहारे जीने वाला बन गया। लेकिन उसकी बीवी सविता भाभी तुम नहीं जानते ओम, वो एक चालक, लालची और लोगों का फायदा उठाने वाली औरत है। जिस दिन मैंने और तुम्हारे पापा ने मनोज को आखिरी बार देखा था, उसके बाद तुम्हारे पापा ने मुझे एक बात बोली थी, उन्होंने शायद अब अपना एक भाई खो दिया है और उसकी वजह थी सविता भाभी। उन्होंने तुम्हारे चाचा को अपने कंट्रोल में इस तरह से रख है ना बच्चे की वो सविता भाभी के कहने पर अब शायद खैर जाने दो। बस याद रखो कि वो औरत जो आज अचानक से यहाँ आई है, वो कभी भी कहीं भी अचानक से नहीं जाती। पिछली बार जब उसने अपना मुंह खोला था तो हम तीनों भाई अलग हो चुके थे। इस बार ना जाने वो यहाँ क्यों आई है, बल्कि मेरा मन कहता है कि वह एक बार फिर हमें बर्बाद करने के लिए ही आई है। उद्धरण चिन्ह। ओम जब अपने चाचा की इस बात को सुन रहा था तो उसने देखा इस बात को बताते वक्त विजय चाचा सच में काफी भावुक नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं ओम जानता भी था कि जो भी चाचा इस समय कह रहे थे वो बात सच भी है। तभी वो अपने चाचा के कंधे पर हाथ रख कहता है, चाचा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी विजय ओम को देख कहता है, बेटे अब तक मैं नादान था, जो भी तुम्हारे साथ मैंने किया वो सब मेरी भ्रष्ट बुद्धि के कारण हुआ था, लेकिन इस बार परिवार पर अगर कुछ भी आफत आए तो तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। याद रखना बेटे कि तुम अब दुनिया में अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही विजय ओम के गले लग जाता है। ओम भी मुस्कुराते हुए विजय के हक का आनंद ले रहा था और खुश होकर वह उसी तरह करते हुए बोल उठा, चाचा जी, मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरे साथ है और ये भी कि भले ही आप अपने भाइयों से नफरत कर ले लेकिन आप उन्हें प्यार भी उतना ही करते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप पल जब तक मनोज अंकल यहाँ है उनके साथ एक छोटे भाई की तरह प्यार से रहे। भले ही चाची की मंशा जो भी हो, लेकिन वो दो भाइयों के प्यार के बीच नहीं आनी चाहिए। विजय ने उसके बाद ओम से दूर हुआ और ओम को कंधों से पकड़ मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं मनोज के साथ ठीक से पेश आऊंगा, अब खुश। उद्धरण चिन्ह। ओम ने भी विजय की बात सुन मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों चाचा भतीजा जल्दी से टेरेस से नीचे घर के अंदर चले गए। उसके जाते ही एक कोने वाली जगह से ईशा बाहर निकलती है और उन दोनों को जाते देख मुस्कुराने लगती है और याद करने लगती है कि जब ओम विजय चाचा के पीछे पीछे टेरेस पर जा रहे थे तो ईशा ने भी एक्सीडेंटली ओम को देख लिया और चोरी से पीछा करते हुए ईशा टेरेस पर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने टेरेस पर विजय को देखा तो वो तुरंत ही एक अंधेरे कोने में जाकर छुप गई और उसने विजय और ओम की सारी बातें सुन ली थी। उसी वक्त बादलों का आसमान में बादलों के बीच में उड़ता एक सुंदर सा विशाल टापू था जो आम दुनिया से परे था। आम इंसान बादल लोक को कभी भी देख नहीं सकते थे। बादल लोक स्वर्गलोक और गौलोक के समान ही सुंदर था। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी हवाएं, वृक्ष और हरियाली से घिरा पूरा एक विशाल टापू
जिसमें भास थे छोटे छोटे लेकिन अद्भुत और विकसित गांव। सभी इमारतें मुख्य रूप से सफेद और सुनहरी थी, साथ ही सप्तरंगी रंगों का उपयोग भी किया गया था। एडवांस कपड़े और तकनीक तथा खूबियों वाले लोग, आसमान में मधुर कलरव करने वाले अजीब से पंछी और अजीब से प्राणी, मानो स्वर्ग का ही कोई कोना आसमान में टहल रहा था। और इन सब के बीच में एक बड़ा सा सुंदर महल जो कि सफेद रंग का था, साथ ही उस पे सुनहरी परत भी चढ़ी हुई थी, मानो लग रहा था कि किसी ने महल को सोने के आभूषण पहनाए हो। महल के अंदर बादलों की रानी नीरजादेवी अपने मंत्री अंबू के साथ इस वक्त शाही वस्त्रों में सभाखंड की ओर आगे बढ़ रही थी। नीरजादेवी उस समय किसी सुंदर परी की तरह चमक रही थी, साथ ही उसके शरीर से नील रहा सफेद प्रकाश उन्हें और भी तेजवान बना रहा था। सोने का बड़ा सा गोल गोल रिंग जैसा ताज, सप्तरंगी सुंदर गहरे सफेद रंग की पूरे शरीर को ढक दे ऐसी अजीब लेकिन एडवांस ड्रेस, साथ ही उस पे सोने का एन की किनारियां और डिजाइन, पैरों में सुनहरे हिल्स और हाथ, गले, कमर तथा नायक कान में सोने का सुंदर आभूषण, और उन सब को पहने हुए रानी नीरजा देवी, जिनकी उम्र पता नहीं कितने ही 100 साल होंगी, लेकिन इस समय वे 30-32 साल की कोई सुंदर कन्या लग रही थी। नीरजा देवी ने गर्व के साथ आगे बढ़ते हुए अंबू से कहा, मूषकराज, क्या सभी सभा सदस्य आ चुके हैं? उद्धरण चिन्ह। मूषकराज जो कि अपने छोटे छोटे पैरों से राजकुमारी के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा, जी महारानी, लगभग सभी आ चुके हैं। कुछ मेहमान अभी भी रास्ते में हैं, तो शीघ्र ही वे भी आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मूषकराज की बात सुन महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलिए सभा को शुरू करते हैं अब। CH 108 महासभा। सभी श्रीमान मेहमानों और सभा प्रमुखों, कृपया सावधान हो जाए। दयालु एवं अप्सराओं सी सुंदर बदलों की महारानी महान नीरजा देवी सभाखंड में पधार रही है। उद्धरण चिन्ह। महल के अंदर सभाखंड में खड़े एक पहरेदार ने चिल्लाते हुए नीरजा देवी के आने का उद्घोष किया, जिसे सुन इस वोढाल सभाखंड में बैठे सभी अजीब अजीब प्रकार के लोग अचानक से शांत हो गए। जिस सभाखंड में कुछ देर पहले किसी मेले की तरह आवाजें आ रही थी, वही सभाखंड इस वक्त किसी भूत बंगले की माफिक शांत था, मानो कोई उस जगह पर हो ही नहीं। दिखने में वह सभाखंड बहुत ही विशाल था, जिसमें 100-200 नहीं लेकिन 1000 लोग आराम से बैठ सकते थे। लेकिन इस समय सभाखंड में अलग अलग जीव समाज के प्रमुख और कुछ खास आवश्यक मेहमान सभा के लिए उपस्थित थे। अद्भुत प्रकार की खुशदियां और उनके सबके सामने छोटी छोटी मेज, जिस पर खाने पीने तथा लिखने के सामान की व्यवस्था की गई थी। हर मेज पर मेहमानों के नाम की एक अद्भुत नेम प्लेट रखी हुई थी और उनके पत्रों के रंग की वे नेम प्लेट थी। हालांकि सभाखंड की सभी कुर्सियां भरी हुई नहीं थी, कुछ लोग सभा में उपस्थित नहीं भी थे। इस समय सभाखंड में अलग अलग तरह के और अलग अलग प्रजाति के इंसानों की तरह विकसित अलग अलग प्रकार की सभ्यता उस सभाखंड में मौजूद थी। उनमें से लगभग हर सभ्यता के पास इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली काबिलियत थी, लेकिन वे सब शांति प्रिय सभ्यता के लोग थे। इस वजह से ही वे इतनी सदियों से दुनिया में मौजूद होने के बावजूद इंसानों की नजरों से दूर रहना ही पसंद करते थे। कुछ ही समय बाद अंबू और नीरजा देवी दोनों ही सभाखंड में आ चुके थे और अंबू महारानी की सबसे पास जो कुर्सी थी उस पे चढ़कर बैठ गए और महारानी सभाखंड में विराजमान अपने बड़े से सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो गई और उन्हें खड़ा देख सभी सभा में मौजूद सभी लोग भी खड़े हो गए और महारानी को नमन करने लगे। नीरजा देवी भी वहां मौजूद मेहमानों को एक मोहक मुस्कान के साथ देखने लगी। सभी उपस्थित मेहमानों के सामने देखते हुए वे सोच रही थी कि अधिकांश लोग तो आ चुके हैं और लगता है इस बार भी यक्षिणी समाज की मुखिया क्या इस समय भी नहीं आएंगे, न ही ऋषि राज आए हैं, तांत्रिक समाज से भी कोई नहीं है, साथ ही अप्सरा सभ्यता और गंधर्व सभ्यता के मुखिया की जगह भी खाली है। ये लोग भी इस सभा के लिए बहुत ही खास है। आखिर वे इस गंभीर चर्चा को इस तरह से अनदेखा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, या फिर ये लोग जब तक भविष्यवाणी की घटना सामने नहीं आ जाती तब तक दुनिया के सामने नहीं आने वाले। जाने दो, कोई बात नहीं, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश बाद में कर लूंगी। इस समय यहाँ उपस्थित लोगों को समझाना महत्वपूर्ण है। पता नहीं इस चर्चा के अंत में इन सब के चेहरों पर दिख रहा ये तेज बरकरार रहेगा। ही भगवान, अब सब शक्ति देना मुझे। उद्धरण चिन्ह। यही सब सोच और पूरे खंड को स्कैन करने के बाद नीरजा देवी सबको नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ती है और बोल उठी, बादलोक में सभी मेहमानों का स्वागत है। हम बादलोक की रानी आप सभी मेहमानों का इस सभाखंड में पधारने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मेहरबानी करे और सभी मेहमान अपना अपना स्थान ग्रहण करे। उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी की बात सुन सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सभी के बैठने के बाद नीरज देवी भी अपने सिंहासन पर बैठती है और फिर तुरंत ही ड्रैगन सभ्यता के राजा अपने हाथ में एक उपहार जैसा कुछ लेते हुए खड़े होते हैं और अपनी भारी आवाज में विनम्रता के साथ बोल उठते हैं, रानी नीरजा देवी, हम आपके सम्मान में एक विशेष उपहार लाए हैं। आशा है आपको हमारी सभ्यता की ओर से मिला यह उपहार पसंद आएगा। अगर आ गया हो तो मैं ये उपहार आपको अर्पित करना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन सभ्यता के राजा की बात सुन नीरजा देवी गंभीर होकर बोल उठी, महान ड्रैगन प्रमुख, मैं उपहार लाने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, किंतु आज की ये सभा हमारे लिए मुझे नहीं लगता कि उपहार लेने या देने का सही समय है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सीधे हमारी सभा को आरंभ करें और सीधे मुख्य बात पर ही आते हैं। महारानी की बात सुनते ही ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी शक्तियों से उपहार को अदृश्य कर दिया और अपनी जगह पर बैठ गए। उनके बैठते ही एक नीले और सुनहरे अजीब से वस्त्र पहने हुए एक और आदमी अपने सिंहासन से खड़े हुए और नीरजा देवी को प्रणाम करते हुए विनम्रता से बोल उठे, महान नीरजा देवी, हम सब भी आज की इस सभा का कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें मिले पत्र में सिर्फ यही बताया गया था कि हवा का रुख बदल चुका है, बुराई हवा में घुलने लगी है, बात गंभीर है और इसी वजह से यह बुलावा आया है। सभा का आयोजक नीरजा देवी, स्थान बादलोक। बात गंभीर है तो उपस्थिति आवश्यक है।
हम सब जानना चाहेंगे कि आखिर इस पहेली से भरे बुलावे का मतलब क्या है। मेहरबानी करे और हमारी उलझनों का सुझाव प्रस्तुत करे। उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी ने उस आदमी की बात सुन गंभीर होकर कहा, अवश्य पेगासस सभ्यता के प्रमुख, लेकिन ये पहेली बहुत ही सरल है, या यूं कहिए कि जिस प्रकार की ये प्रतीत होती है यही सभा का कारण है। तो सभी जीव समुदाय के महान प्रमुख हो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें खबर मिली है, दुनिया की शांति भंग होने की तैयारी हो रही है। राक्षस समुदाय फिर एक बार पृथ्वी पर कुछ भयानक करने की तैयारी कर रहा है। लगता ही भविष्यवाणी के सच होने का समय हो चुका है, और साथ ही लगता है हम सबके आराम के दिन खत्म हुए। हवाओं का रुख युद्ध के संकेत दे रहा है। आप लोगों अपने अपने समुदाय के अस्तित्व के लिए फिर एक बार रणभूमि में मोर्चा संभालना पड़ेगा। नीरजा देवी के ये शब्द जैसे जैसे उस खंड में आगे बढ़ रहे थे, सभी लोग ये सुन चौंक उठे थे। नीरजा देवी ने देखा कि सभा में उपस्थित सभी जीवों के चेहरों पर एक अद्भुत ही डर दिखने लगा था, और अचानक ही एक साथ सभी लोग बोल उठे, क्या? उद्धरण चिन्ह। CH-109 रक्त संरक्षण विधि। नीरजा देवी की बात सुन पूरी सभा में खलबली सी मच चुकी थी। ही जीव के चेहरे पर एक अनजान डर था और सभी के मन में कई सवाल। तुरंत ही सभी लोग अपने अपने सवालों को पूछने लगे। लेकिन महारानी, ये कैसे हो सकता है? इस जानकारी का कोई सबूत है आपके पास? क्या आप जो कह रही है वो सत्य है? ये जानकारी आपको किसने दी? इस प्रकार के कई सारे संदेहजनक सवाल महारानी के पुरथोपे जा रहे थे, और महारानी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभा में मची खलबली की वजह से कोई भी नीरजा देवी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से महारानी ने अपने सिंहासन के बगल में पड़ी अपनी सोने की बड़ी सी छड़ी को उठाया और उसे जमीन पर जोर से पटकार। छड़ी की पटकार की वजह से एक तीक्ष्ण आवाज पैदा हुई जो उस पूरे खंड में फैलने लगी। सभी प्राणी उस आवाज की तीक्ष्णता से उनके कानों में एक अजीब प्रकार का दर्द महसूस होने लगा था, और सभी अपने कानों पर हाथ रख उसे ढकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ सजीव वहां ऐसे भी थे जिनके कान ही नहीं थे, किंतु वे भी अपने सामने दूसरे को इस प्रकार दर्द से कान बंद करते देख हैरान थे। कुछ पल बाद जब नीरजा देवी ने अपनी छड़ी को वापस उठाया और अपनी जगह पर रख दिया, तब जाकर सभी जीव सामान्य हुए। वहां उस सभा में मौजूद हर सजीव भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का मालिक था, लेकिन जब उन सभी जीवों को सिर्फ एक छड़ी से उत्पन्न की हुई आवाज से नीरजा देवी ने एक झटके में शांत करवा दिया, तब वहां उपस्थित हर जीव जान गया कि उनमें से कोई भी नीरजा देवी की ताकत का सामना नहीं कर सकता। सभी जानते थे कि बदलोक की महारानी बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इतनी शक्तिशाली है ये उन्हें भी अंदाज नहीं था। अपनी घबराहट की एक ही विशाल दहाड़ से बड़े पर्वत को भी धूल बना देने वाले ड्रैगन किंग खुद भी नीरजा देवी की तख्तों के सामने भीगी बिल्ली जैसे लग रहे थे। इस समय सभी जीव महारानी की ओर हैरानी, जलन तथा गुस्से की भावना से देख रहे थे। उन्हें शांत देख नीरजा देवी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, कृपया मेरी बात को पहले पूर्ण होने दे, अंत में आप सवाल पूछिए। ये समय जोश में काम लेने का नहीं है, अपने होश और बुद्धि को कार्य में लेने का है। ये खबर हमें सर्पदूत ने स्वयं दी है, और इस खबर की पुष्टि के लिए स्वयं नागराज यहाँ उपस्थित है। नागराज, मेहरबानी कीजिए और इन्हें आप स्वयं बताइए कि आपने पाताललोक की गहराइयों में क्या देखा। उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी की विनती सुन नागलोक के महाराज अपनी जगह पर कादे हुए सभी जीवों का ध्यान नागलोक के महाराज पर स्थिर था। नागलोक के महाराज का शरीर नागों की बहती था, लेकिन दिखने में वे किसी प्रतिभाशाली इंसान के जैसे दिख रहे थे। हरे पुराने जमाने के राजा महाराजा के जैसे कपड़े पहने नागराज, जिनके माथे पर एक हरी नागमणि थी, उन्होंने सभी को हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं नागलोक अथवा सर्पलोक का राजा कलिंग यहाँ उपस्थित सभी जीवों तथा महारानी नीरजा देवी को प्रणाम करता हूँ। मेरे साथियों, अभी अभी जो महारानी ने कहा मैं उस बात की पुष्टि करता हूँ और साथ ही उससे विस्तार से आपको सूचित भी करता हूँ। इतना कह नागराज कलिंग ने सभी लोगों के सामने जो जानकारी सर्पदूत ने महारानी को दी थी वही जानकारी नागराज ने सभी सभापतियों को दी। अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए नागराज ने शांति से कहा, जो घटना और जो दृश्य हमने और हमारे गुप्तचरों ने पाताललोक तथा राक्षस लोक की गहराइयों में देखे हैं, उनके हिसाब से महारानी और हमारे मत से राक्षस प्रजा अवश्य ही किसी युद्ध की अथवा तो किसी प्रकार के बुरी मंशा से किसी खतरनाक योजना की तैयारी कर रही है। वरना आप ही हमें बताए, इतनी सदियों बाद गर्भ में सो रहे उन भयानक और विशाल राक्षसों को वापस जगाने का क्या मतलब हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी एक दूसरे नेता अपने स्थान से खड़े हुए और विरोध करते हुए बोल उठे, लेकिन नागराज, आखिर आपकी बातों पर यकीन कैसे किया जाए? आप इतने सालों से राक्षसों के पड़ोसी हैं, हम कैसे यकीन करें कि आप राक्षसों के साथ मिलकर हमें ही फंसाने का पर्यटन नहीं कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उस नेता की बात सुन नागराज ने विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा, श्रीमान, आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं नागदेवता और नागकुल की माता के सौगंध कहकर कहता हूँ कि अभी अभी कहे हमारे एक एक स्वर, एक एक शब्द सत्य है। अगर यह झूठ साबित हो तो हम उसी क्षण मृत्यु को स्वीकार कर ले। उद्धरण चिन्ह। नागराज की इस कसम से पूरे दरबार को उनकी बात पर यकीन हो गया, क्योंकि वे सभी जीव सौगंध को कभी झूठ बोलकर नहीं कहते थे। लेकिन अब जब इस बात की पुष्टि हो चुकी थी तो इस वजह से दरबार में एक अजीब डर ने फिर से जगह ले ली थी, क्योंकि अगर यह बात सच है, इसका मतलब दुनिया खतरे में है। उनके घर, उनके लोग, उनकी जमीन, उन सबके परिवार, सभी चीजों को राक्षसों से खतरा है। क्योंकि राक्षस जब विनाश पर उतर आते ही तब वो विनाश सदैव ही भयानक होता है, और इस समय तो उच्च कक्षा के राक्षसों को जगाने की बात हो रही थी, तो उन्हें अंदाज भी नहीं था कि इस बार विनाश किस हद तक भयानक हो सकता है। सभी लोगों की खामोशी को देख नीरजा देवी ने आगे कहा, साथियों, समस्या इस बार बहुत ही डरावनी है, और मुझे डर है कि अगर राक्षस अपने मंसूबों में कामयाब रहे तो हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं हरा सकते।
महारानी की इस बात ने सिर्फ सभी दरबारियों के डर को बढ़ावा देने का कार्य किया था, क्योंकि अगर इतनी ताकतवर सेना और साथ ही उनकी प्रतिनिधि यानी नीरजा देवी स्वयं जब ये कह रही कि इस बार वे दानवों से डर रही है, इसका मतलब था कि विनाश निश्चित है और इससे बच भी नहीं जा सकता था। अचानक ही जलपरी अपने स्थान से खड़ी होकर महारानी को नमन करते हुए कहती है, महारानी, क्या हमें ये मालूमात हो सकती है कि उनकी सेना में कौन कौन है? राक्षस, दैत्य, रक्त दानव या फिर दांव या और भी इतिहास में दर्ज दानव प्रजातियां? क्योंकि अगर ये हमें पता हो तो हम उन्हें रोकने की संभावित तैयारी कर सकते हैं। जलपरी की बात सुन नीरजा देवी ने नागराज की ओर देखा। नागराज ने अपना चेहरा ना में हिलाया और उनका संकेत पाकर नीरजा देवी ने भी अपना चेहरा ना में हिला दिया, जिसे देखा जलपरी ने उदास होते हुए कहा, इसका मतलब हम खतरे पूरी अनजान है और निस्सहाय भी। उद्धरण चिन्ह। तभी नीरजा देवी ने आगे कहा, लेकिन चिंता की बात सिर्फ यह नहीं है कि दानव प्रजा काले जादू या बड़े बड़े राक्षसों को जगा रही है या कुछ और योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन उन्हें इस समय किसी खास आदमी के रक्त की भी तलाश है, जिनका उपयोग वे रक्त संरक्षण विधि के लिए उपयोग करना चाहते हैं, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा खाई जा रही है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही नीरजा देवी के मुंह से सभी ने रक्त संरक्षण विधि का नाम सुन सभी के चेहरे डर से काले पड़ने लगे। वे सभी लोग जानते थे कि यह विधि का क्या अर्थ था, और इन सभी घटना के बिंदुओं को जोड़ सभी दरबारियों के मन में सिर्फ एक ही शब्द आया और सभी एक साथ बोल उठे, भविष्यवाणी। CH-110 भविष्यवाणी। ये बात तकरीबन 5 से 7 सदियों पहले की थी, जब बादलों का नेतृत्व रानी नीरजा देवी के पिता के हाथों में था, और वह समय था जब रानी नीरजा देवी तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र की रही होंगी, और पृथ्वी को राक्षसों से बचाने के लिए अर्धदेव दुनिया के सामने आए थे और लगातार 20 वर्षों तक ये युद्ध चल रहा था। इसी बीच दुनिया में अलग अलग प्रकार के कई जीव अपनी अपनी सेना के साथ राक्षसों से लड़ने के लिए अर्धदेवों का साथ देने के लिए सामने आए थे, और उस समय नीरजा देवी के पिता ने रचना की थी संरक्षण दरबार की, जिसमें कि ब्रह्मांड के अलग अलग प्रकार के कई सारे जीवों की प्रजातियां इस दरबार में जुड़ी और राक्षसों से लड़ने के लिए अर्धदेवों का साथ देने के लिए तैयार हुई। लेकिन स्वयं भगवान ने राक्षसों का निर्माण किया था और उन्हें विनाशकारी शक्तियों से भरपूर बनाया था, तो एक तौर पे उन्हें देवों को काबू में रखने के लिए बनाया गया था, और इसी वजह से कुछ बातों में वो देवों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, और अर्धदेवों का निर्माण देवों की शक्तियों के भागों से हुआ था, यानी कि अर्धदेवों में देवों से भी आधी शक्तियां थी। तो ये बात निश्चित थी कि राक्षस समाज को हराना अकेले अर्धदेवों के हाथ में तो नहीं था, लेकिन किसी प्रकार अर्धदेवों ने शक्तिशाली प्रजातियों के साथ मिलकर राक्षसों को वापस पाताललोक की गहराइयों में भेज दिया और उनके बाहर आने के रास्ते को भी किसी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन जब वे सभी लोग राक्षसों से लड़ाई की अपनी जीत को मना रहे थे, उसी समय एक मुनि उनके दरबार आए और उन्होंने भविष्यवाणी की, विजय को इतनी गंभीरता से ना लो, यह विजय नहीं है, किंतु तुमने बनाया है उन्हें बंदी, और बंदी हमेशा ताकतवर बनकर लौटता है। इस समय का चक्र भी बदलेगा, हवा की करवटें बदलेगी, खुशी के बादल छट जाएंगे और छाएंगे अखंड बुराई से भरे काले बादल, जिन्हें रोकना असंभव होगा तुम सबके मिलने के बाद भी। उद्धरण चिन्ह। भविष्यवाणी को सुन सभी प्रजाति के लोग डर गए, और तब नीरजा देवी के पिता ने मुनि से सलाह मांगी कि इसे रोकने के लिए क्या किया जाए। तब एक और भविष्यवाणी हुई, होगा जब रक्त संरक्षण विधि का होगा उपयोग, समझना तुम यही है बुराई का योग, लेकिन बुराई के अंधेरे में जन्म लेगा एक सूर्य के समान तेजवान बच्चा, देवों से भी चमकदार होगा उसका तेज, सोने सा चमकेगा, शिक्षित करना पड़ेगा उसे, नीरजा नाम की बालिका होगी बादलों की नेता, तब वो बच्चा बनेगा एक भयानक युद्ध का नेता। उद्धरण चिन्ह। दुनिया में होगी बदलावों की शुरुआत, मिलेंगे अच्छाई के रखवाले और देंगे बुराई को मात, लेकिन ढूंढो उसे, सुरक्षित करो उसे, जो दिखे तुम्हें अब से अधिक गुणवान। और इसी भविष्यवाणी ने सभी बादलों में इस समय सभी के मन में एक सवाल उठा दिया था कि क्या भविष्यवाणी की शुरुआत हो चुकी है? महारानी, अगर यह सच में रक्त संरक्षण विधि है तो क्या सच में भविष्यवाणी सच होने का वक्त आ चुका है? एक आदमी ने तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होकर कहा, जिसके जवाब में रानी नीरजा देवी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी, लगता तो यही है पक्षीराज। अरे मुख्य सवाल यह है कि अगर भविष्यवाणी की शुरुआत हुई है तो उस बच्चे ने भी जन्म ले लिया होगा ना? बिल्कुल लिया होगा, लेकिन हमें उसके विषय में कुछ ज्ञान नहीं है कि वो बच्चा कौन है, कहाँ है, किस हालत में है और क्या कर रहा है। महाशय, बात सिर्फ इतनी नहीं कि वह बच्चा कहाँ है, क्या है, या और कुछ सोचने की बात तो यह है कि क्या बच्चा अच्छा है या बुरा, अगर अच्छा है तो क्या हमारी मदद करेगा, अगर मदद भी करे तो क्या वो तैयार है भी। उद्धरण चिन्ह। क्या हम तैयार है? सभी लोग अपने ढेरों सवालों को पूछने में लगे थे। उसी वक्त ड्रैगन राज सबके सामने खड़े हुए और दहाड़ते हुए बोले, बस कीजिए, अगर राक्षस समुदाय रक्त संरक्षण के विषय में जानते हैं, इसका मतलब उन्होंने बच्चे को ढूंढ लिया है, यानी हमसे भी पहले वो बच्चे के पास होंगे। तभी नीरजा देवी शांति से जवाब देते हुए बोल उठी, नहीं नहीं ड्रैगन प्रमुख, उन्हें यह अंदाज जरूर है कि भविष्यवाणी वाला बच्चा जन्म ले चुका है, लेकिन बच्चा कहाँ है और कौन है ये उन्हें नहीं पता, और बात रही बच्चे की तो हमें पता है कि वो कौन है और हमारी उस पर नजर भी है। अचानक से नीरजा देवी की बात सुनते ही सभी लोग आंखें बड़ी कर नीरजा देवी को देखने लगे। उन्हें हैरानी थी कि बच्चे ने नम ले लिया है और नीरजा देवी को इस विधि के बारे में ज्ञान भी है। अचानक से फिर से सवालों का दौर शुरू हो गया। क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा कौन है? क्या वो आपके पास है? क्या नाम है उस बच्चे का? कितने साल का है? किस प्रकार दिखता है? उसमें किस तरह की शक्तियां हैं? किस कुल का है? सवाल ऐसे थे कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखते हैं नीरजा देवी ने फिर एक बार दहाड़ते हुए कहा,
शांत। फिर एक बार सर समूह शांत हो गया, तब नीरजा देवी ने गुस्से से कहा, कृपया एक नेता की तरह वर्तन कीजिए। इस तरह से आपको असंयमित होना शोभा नहीं देता। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन तब जब आप किसी एक प्रमुख की तरह वर्तन करेंगे। ये समय इस तरह से वर्तन करने का नहीं है। आप आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श है। कम से कम इस बात का मान तो रखिए। रानी की बात सुन सभी प्रमुख अपना सिर श्रम से नीचे कर लेते हैं। उसी वक्त छिपकली समुदाय, जो कि नाकलोक की तरह ही जमीन के गर्भ में बसा हुआ था, जिसे अलग अलग नामे से जाना जाता था, छिपकली समुदाय, लिजर्ड ट्राइब या तो फिर नकलखोर जीव, उसके नेता ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए बड़े ही मीठे स्वरों में बात करते हुए कहा, हमारे इस प्रकार के बर्ताव के लिए हम क्षमा चाहते हैं महारानी, लेकिन आपने जो खबर दी उसे पूरी तरह से निगलना हम सब के लिए कुछ कठिन सा है। लेकिन भविष्यवाणी में बताए उस बच्चे के जन्म लेने की वजह से हम सब खुश हैं और बेहतर होगा कि आप हम सबको उसके बारे में बताएं, जिससे कि हम भी अपनी तरफ से उस बच्चे की मदद कर सके। छिपकली समुदाय की नेता एक औरत थी और उनकी बात खत्म होते ही नीरजा देवी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अपनी बात रखते हुए कहा, जी आपकी बात सही है। तो साथियों, ये बात सत्य है कि वह बच्चा जन्म ले चुका है और हम उसके बारे में जानते हैं और वह बच्चा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन भी नीरजा देवी अपनी बात को खत्म कर पाए उससे पहले ही एक आवाज सभाखंड में गूंज उठी, ठहरिए महारानी जी। उद्धरण चिन्ह। CH-111 लंबी रात। एक ओर किसी अनजान शख्स ने बादलों की सभा को रोक दिया था और वही दूसरी ओर ओम अपने कमरे में अपने बेड पर सोए हुए कुछ गहरे विचारों में खोया हुआ था। ओम की आंख अपने रूम की छत को घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। उसके मन में विजय चाचा की बातें घूम रही थी। उसका मन बार बार विजय चाचा की एक बात को बार बार याद किए जा रहा था। तुम्हारे दादाजी यानी कि हमारे पिता हमेशा ही अपने कमरे मने भक्ति और योग में लीन रहते थे। उन्हें नया अपने बच्चों से कुछ लगाव था, ना उसकी चिंता। शायद उन्हें पता था कि तुम्हारे पापा हमें संभाल लेंगे, इसीलिए माँ के जाने के बाद वे हमेशा ही खुद को योग और भगवान की भक्ति में लीन रखते थे। ना किसी से बात करते और ना कुछ काम करते। जब भी घर से मन उठ जाता तो जंगलों में चले जाते। पता नहीं ऐसा तो क्या करते थे जंगलों में कि उन्हें वापस आते आते कभी 10 दिन लग जाते, तो कभी 1 महीना, तो कभी कभी तो 3-4 महीने भी लगते थे। लेकिन आखिरी बार जब वे घर से गए उसके बाद वापस कभी नहीं लौटे। हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन राम जाने उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी बाद में उनके वापस आने की। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। ओम का दिमाग अपने चाचा की, अपने दादाजी की कही इस बात पे बार बार घूम रहा था। उसे यह बात कुछ अजीब लग रही थी। कहीं ना कहीं वो कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ सोचते हुए अकेले अकेले ही बड़बड़ाने लगता है, दादाजी योग और भक्ति मार्ग में चले गए, उसके बाद अचानक से गायब हो गए। लेकिन मुझे ये सुन ऐसा क्यों लगता है कि यह बात मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बात कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन कैसे ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। वैसे मैं भी आत्महत्या करने के बाद इस तरह का ही बन चुका था। ना किसी से कुछ बोलता था, ना घर से बाहर निकलता, पूरा दिन बस ध्यान करता रहता। गुरुदेव ने दी उन किताबों को पढ़ता रहता था, जिससे कि मुझे अपार शक्तियां मिल गई। दादाजी भी ध्यान कर रहे थे। भक्ति भी तो एक प्रकार का ध्यान ही है। भक्ति तो सबसे उत्तम ध्यान है। लेकिन फिर अचानक से उनका गायब हो जाना, क्या ये बैठ कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रही? मतलब शायद हो सकता हो कि जिस तरह गुरुदेव ने मुझे बचाया हो, इसी तरह दादाजी की लाइफ में भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो और दादाजी शायद कहीं तप और ध्यान के लिए किसी दूर शांत जगहों में बस गए हो। शायद वो जिंदा हो, या शायद चाचा की कही बात भी सही हो। वैसे भी किसी से बात न करना और बिना बताए किसी सुनसान जगह पर चले जाने से, आपके साथ कुछ होने से वैसे भी परिवार को कुछ न पता चला हो, क्या पता ठीक है भविष्य में अगर हमें कुछ मिलेगा इस बारे में तो देखेंगे। वैसे भी मैं कैसे ढूंढूंगा दादाजी को, ना मैंने उन्हें कभी देखा है और ना ही मुझे उनकी शक्ल याद है। उद्धरण चिन्ह। ये वाक्य बोलते ही अचानक से ओम अपनी जगह पर बैठ गया और चौंकते हुए बोल उठा, अरे हाँ यार ओम, तुझ पे लानत है यार, तुझे अपने दादाजी की शक्ल तक नहीं पता। आखिर अपने दादाजी के बारे में तो जान, यूं तो दुनिया की फिक्र करता है और अपने घर के इंसानों के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। सच में यार, मुझसे बड़ा उल्लू इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। हाँ यार, लेकिन अब मैं दादाजी को देखूं कैसे? मुझे याद नहीं कि पापा वाले घर में कोई फोटो हो उनकी, और यहाँ भी तो मैंने कभी दज्जी की कोई फोटो नहीं देखी। दादी माँ की फोटो मुझे अपने घर की दीवार पे दिख जाती थी, लेकिन दज्जी की कोई फोटो हो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं। कोई नहीं, विजय चाचा से बात करेंगे इस बारे में। अभी बेटा सो जा, सुबह जल्दी उठना भी तो है। वहीं दूसरी तरफ इस समय बाली और सिंघानिया किसी फार्म हाउस जैसी जगह पर एक टेबल पर बैठ कुछ बातचीत कर रहे थे। सिंघानिया के आदमी टेबल के आसपास तनकर खड़े हुए थे। वहीं सिंघानिया और बाली दोनों ही बड़े ही आराम से चिकन कहे का मजा ले रहे थे। खाना खेते हुए बाली ने सिंघानिया को एक तक देखा और वापस खाना खाने में लग गया और फिर शांति से बोल उठा, तुम्हें आज सुबह मैंने एक काम दिया था, उसकी कोई अपडेट्स है? सिंघानिया भी गंभीर होकर खाने को चबाने के बाद बाली को देख बोलने लगा, जी बाली भाई, मैंने आज अपने आदमियों को भेज प्रतापगढ़ के सारे बस स्टॉप, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर आपने मुझे जिन लोगों की डिटेल्स दी उनके बारे में पूछताछ की और हमें मालूम हुआ है कि वे लोग इस शहर में आए हैं और एयरपोर्ट पर उनकी एंट्री रिसीट भी हमने देखी थी। आप बेफिक्र रहें, मैं उन्हें 2-3 दिनों में ही ढूंढ निकालूंगा कि वे लोग कहाँ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया की बात सुन बाली मुस्कुराते हुए बोल उठा, वाह बहुत खूब सिंघानिया,
विस्मयादिबोधक चिन्ह। पिछले दिनों जिस तरह तुम्हारे नकारापन की खबरें मेरे आदमी दे रहे थे, मुझे लगा कि मेरा भेड़िया अब बुढ़ा हो गया है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि ये बूढ़ा भेड़िया और भी खतरनाक है। मैं खुश हुआ सीरियसली। बाली के मुंह से तारीफ सुन सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया भाई, मुझे खुशी हुई कि आप मेरे काम से खुश हुए। फिर बाली ने तुरंत ही गंभीर होते हुए अपने खाने को खत्म कर और पानी से हाथ को धोते हुए कहा, लेकिन ये काफी नहीं है, जल्दी से बिजनेस को बढ़ाओ। तुझे नहीं पता कि मुझे पे क्या प्रेशर है अभी, और ये भी नहीं पता कि मेरा क्या क्या दांव पर लगा है इस धंधे में। उन लोगों जल्दी से ढूंढो, याद रहे 3 दिन में ढूंढना, वरना फिर अपने चौथे के लिए तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही बाली वहां से खड़ा हुआ और दूसरे माले की ओर जाने लगा। सिंघानिया डर और गुस्से की भावना से बस उसे देखता रहा। उसे आज के दिन कई बार बाली के मुंह से अपने आदमियों के सामने जिल्लत को सहना पड़ा था, इसी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने धीरे से पाने दांत भींचते हुए कहा, पता मेरी जिंदगी में कौन सा ग्रहण लग चुका है, जो आजकल हर कुत्ता मुझ पे भौंक रहा है। ये साल बाली जिसे मैंने इस मुकाम तक पहुंचाया, पता नहीं कैसे आज मुझसे भी बड़ा डॉन बन गया। कल का एक बच्चा मुझे मौत की धमकी देता है। नहीं नहीं, अब ये सहा नहीं जाएगा, मुझे आगे बढ़ना है। सिंघनिया का खौफ सबसे ऊपर होना चाहिए, यमराज से भी ऊपर। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही उसने ताकत से अपने हाथ में पकड़े ग्लास के प्याले को टॉफ दिया, जिससे कि सिंघानिया के हाथ से खून बहने लगा, और ये देख सिंघानिया के आदमी हैरान होते हुए बोल उठे, बॉस। उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया ने तुरंत अपना हाथ उठाया और हाथ से अपने आदमियों को जहां है वही खड़े रहने को कह बोल उठा, मैं ठीक हूं, और बाली को जिनकी तलाश है उसे जल्द से जल्द ढूंढो, वरना तुम सबको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। सभी आदमी सिंघानिया की बात सुन अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चले जाते थे। वह रात वाकई में बहुत लंबी था। उसे एक रात में उस दिन काफी घटनाएं घट रही थी। एक तरफ ओम अपने दादाजी के ख्यालों में था, विजय अपनी भाभी के अचानक से आने की वजह से हैरान था, बाली किसी को ढूंढ रहा था, सिंघानिया गुस्से से तिलमिला रहा था, और इस सबके परे दुनिया की बदलती किस्मत और उस पर आने वाले खतरे से सबको बचने के लिए बादलों में सभा हो रही थी, जिसे अचानक से किसी अनजान व्यक्ति ने रोक दिया था। ठहरिए महारानी। उद्धरण चिन्ह। जब महारानी नीरजादेवी भविष्यवाणी के उस बच्चे के बारे में बताने जा ही रही थी कि एक अनजान शख्स ने उन्हें आगे कुछ बोलने से रोक लिया था। ये देख सभी लोग सभाखंड के दरवाजे पर खड़े उस आदमी को हैरानी और गुस्से भरे भाव से देखने लगे। इस समय सभाखंड के प्रवेश द्वार के बीचों बीच एक बूढ़ा इंसान भगवाधारी साधु के कपड़े में बड़ी दाढ़ी और हाथ में एक छड़ी लिए खड़ा था। उनकी दाढ़ी उनकी छाती तक आ रही थी, बालों को बांध कर रहा था, साथ ही दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर की भुजा में रुद्राक्ष बंधे हुए थे और पैरों में लकड़ी से बनी पादुकाएं फनी हुई थी, और उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान छलक रही थी, जो उनके तेज को बढ़ा रही थी। अचानक से उस साधु को वहां पर खड़ा देख नीरजादेवी मुस्कुराते हुए और बाकी सब हैरानी के साथ बोल उठे, गुरु धूमकेतु जी। CH-112 शुद्ध योग शक्ति। सभा को बीच में ही रोकने वाले वह शख्स गुरु धूमकेतु थे, जो इस वक्त भगवा वस्त्रों में सभा सामने और सभाखंड के मध्य में गंभीर चेहरे के साथ खड़े थे। गुरु धूमकेतु, अतः आप सभा में आ ही गए। उद्धरण चिन्ह। नीरजादेवी ने तुरंत ही अपने सिंहासन से खड़े हॉट हुए धूमकेतु को प्रणाम करते हुए कहा। नीरजादेवी को एक सामनी मनुष्य को इस प्रकार प्रणाम करते देख वैसे तो सभी हैरान थे, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उस मानी मनुष्य के कारनामों से वाकिफ थे। इसी वजह से सभी जीव नीरजादेवी के साथ खड़े होकर धूमकेतु जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद नीरजादेवी मुस्कुराते हुए बोल उठी, स्वागत है गुरुदेव आपका, मेहरबानी कर अपना आसन ग्रहण कीजिए और हमें बताइए कि इस प्रकार अपने हमारी बात को रोका क्यों। नीरजादेवी की बात सुन गुरु धूमकेतु ने सभा के बीच में आकर खड़े रह गंभीर आवाज में अपनी बात को कहा, महारानी, उस बच्चे के इंतजार में हम सब ने ना जाने कितनी सदियों का इंतजार किया है। ऊपर से हवाओं का रुख भी बदला हुआ है और साथ ही भविष्यवाणी धीरे धीरे सच भी हो रही है। तो मेरा आपको सुझाव है कि उस बच्चे की जिंदगी की सुरक्षा के हेतु इस समय आप उस बच्चे के विषय में आज कुछ ना बोले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब बात उस बच्चे की सुरक्षा की हो तो मैं यहाँ बैठे सभी नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकता। बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस बच्चे की सुरक्षा के लिए उस बच्चे का दिलहाल गुप्त रहना ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी। गुरु धूमकेतु के सीधे शब्दों को सुन नीरजादेवी समझ गई कि इस समय इन सबको उस बच्चे की जानकारी देने का मतलब है उस बच्चे की जान को खतरे में डालना। लेकिन अभी नीरजादेवी कुछ और बोले उससे पहले ही छिपकली प्रजाति के मुखिया अपनी जगह से खड़े हुए और बड़ी ही चालाकी से धूमकेतु से कहने लगे, महाशय धूमकेतु जी, आखिर आपको किस चीज की चिंता है, अथवा आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बैठे नेता विश्वास के काबिल नहीं है। फिर महारानी की ओर देख, माफ कीजिएगा महारानी जी, लेकिन हम उस बच्चे के विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम भी आने वाले युद्ध में उस बच्चे के साथ खड़े होकर युद्ध को लड़ने वाले हैं। आखिर हम सबको भी तो पता होना चाहिए कि आखिर राक्षसों से लड़ने वाला, उस महाविनाश को रोने वाला वह इंसान आखिर कौन है और कितना शक्तिवान है। अगर हमें हमारे रक्षक के विषय में कुछ पता ही ना हो तो साथियों आप ही बताएं कि हम लोग कैसे उस इंसान पर अपना विश्वास रख पाएंगे। और बात रही सुरक्षा की, तो क्या गुरुदेव आप तो घूमकर यह कह रहे हैं कि हम में से कोई धोखेबाज हो सकता है? क्या सच में गुरुजी आपको लगता है कि हम में से कोई धोखेबाज हो सकता है? छिपकली प्रजाति की रानी ने अब अपनी बात सबके सामने रखी तो शंका और गुस्से की भावना से सभी मेहमान धूमकेतु की ओर देखने लगे और अचानक से एक विवाद शुरू हो गया। गुरुदेव, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप हमें उन राक्षसों का गुप्तचर या धोखेबाज कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हर जीव किसी सभ्यता का प्रमुख है। आपको हम सब पर शंका करने से पहले लज्जा नहीं आई? आपका ये दुस्साहस कि आप हम पर इस प्रकार से शंका करें।
इससे पहले भयंकर युद्ध में हम सबने भी अपनों का खून बहाया है, हमारे भी सैनिक उन दानवों से लड़कर मरे हैं और आप हम पर ही शंका कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सत्य में गुरु धूमकेतु, आपने आज साबित कर दिया कि आपकी सोच भी बाकी इंसानों की तरह गिर चुकी है। इस तरफ रानी भी इस वक्त उन मेहमानों को शांत करने में असमर्थ थी, क्योंकि जाने अनजाने में गुरु धूमकेतु ने उन सभी प्रमुखों के मान पर हानि पहुंचाई थी और महारानी भलीभांति जानती थी कि यहाँ बैठा हर मेहमान अपने मान के लिए शायद महारानी से भी भिड़ सकता था। इसी वजह से महारानी भी गुरु धूमकेतु को उदास नजरों से देख रही थी। लेकिन अंत में उन्होंने गुरुदेव को अपनी बात रखने का मौका देने के लिए अपनी जगह से एक बार फिर खड़ी हुई और अपनी छड़ी को उठाया। लेकिन अभी महारानी कुछ भी करे उससे पहले ही पूरे सभाखंड में एक दहाड़ चारों ओर गूंजने लगी। शांत। अचानक से एक अनजान दहाड़ को सुन सभी लोग शांत हो गए और आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें आसपास कोई नहीं दिखा जो इस तरह से दहाड़ सकता था। सभी लोग उस इंसान को ढूंढ रहे थे जिसने अभी अभी वो भयंकर दहाड़ लगाई थी। तभी एक बार एक आवाज आती है, मेहरबानी कर शांति से अपनी जगह पर बैठ जाए। सभी ने गौर किया कि यह आवाज जहां पर धूमकेतु जी खड़े थे उस ओर से आ रही थी, लेकिन वे सब अचंभित हो गए जब उन्होंने देखा कि श्रीमान धूमकेतु कई और तक नहीं हिल रहे थे, लेकिन फिर भी आवाज उनके पास से ही आ रही थी। लेकिन तभी सबकी हैरानी के बीच धूमकेतु जी के आसपास में केसरी रंग का तेज दिखने लगा और ये तेज इतना ताकतवर था कि बहुत से लोग तो इसे अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं पा रहे थे। मेहमानों में से कोई धूमकेतु जी को इस प्रकार चमकते हुए देख चौंकते हुए बोला, असंभव, गुरु धूमकेतु दैविक योग को प्राप्त कर चुके हैं। मेरी आंखें धोखा खा रही है या सच में गुरुदेव दैविक शक्तियों को परपट करने के इतने करीब पहुंच चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। उस जीव की बात सुन ड्रैगन प्रमुख बोल उठे, नहीं, ये दैविक शक्ति नहीं है, किंतु उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है और अब वे देव शक्तियों को प्राप्त करने के मार्ग पर है। ड्रैगन सम्राट की बात सुन दूसरे एक जीव चौंकते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कि। तभी ड्रैगन सम्राट अपना सिर गुरुदेव की ओर घूमकर कहते हैं, हाँ, इसका मतलब है गुरु धूमकेतु इस समय महारानी नीरजा देवी से भी अधिक शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। और जैसे ही सभी ने ड्रैगन सम्राट की यह बात सुनी, बाकी सभी लोग हैरानी से एक साथ बोल उठे, क्या असंभव। CH-113 युद्ध के संकेत। गुरु धूमकेतु का तेज देख सभाखंड में महारानी को छोड़ भी लोग हैरान थे। वे सब जानते थे कि एक सामान्य इंसान होकर भी गुरु धूमकेतु एक बहुत ही शक्तिशाली जीव थे, लेकिन उन्हें अंदाज तक नहीं था कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। गुरु धूमकेतु ने तुरंत ही अपने तेज को काबू में किया और फिर बोल उठे, मैं माफी चाहूंगा यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों से, किंतु हाँ, ये सत्य है कि मैं उस बच्चे के रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहूंगा। और हाँ, ये भी सत्य है कि मुझे फिलहाल इस सभा में उपस्थित सभी लोगों पर विश्वास नहीं है, लेकिन ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए उस बच्चे को संरक्षित रखना चाहता हूँ। आप सभी बताएं कि क्या अगर आपके किसी प्रियजन को इस तरह की घटना का सामना करना पड़े तो क्या आप उनकी सुरक्षा हेतु, अपने प्रियजन की सुरक्षा हेतु उसकी बातों को गुप्त रखना ही बेहतर नहीं समझेंगे? अरे, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये कर सकते हैं, तो फिर वह बच्चा तो पूरे विश्व का रक्षक बनेगा। क्या उसकी सुरक्षा हमारा फर्ज नहीं है? गुरुदेव की बातों को सुन सभी लोगों को गुरुदेव पर लगाए गए सभी आरोप झूठे लगने लगे थे। सभी लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। तभी ड्रैगन सम्राट सबसे पहले उठकर गुर्राते हुए बोल उठे, देवी नीरजा, गुरुदेव की बात 100% सत्य है। हमें उस बच्चे की सुरक्षा हेतु फिलहाल उस बच्चे के परिचय को गुप्त ही रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसके तुरंत बाद ही नागराज, जो कि असल में पहले से ही धूमकेतु और ओम के संबंध को भी जानते थे, वे अंबु और एक एक कार बाकी के जजीब मुखिया खड़े हुए और उन सब ने गुरु धूमकेतु के पक्ष को समर्थन दिया। लेकिन इस बात से छिपकली अथवा लिजर्ड ट्राइब के नाम से भी जाना जाता था, उनकी मुखिया कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अंत में उसने भी बेमन से गुरु धूमकेतु के पक्ष में अपना साथ दिया। अभी जीवों की राय सुनने के बाद महारानी ने घोषणा करते हुए कहा, ठीक है, तो फिलहाल जब तक जरूरी प्रतीत नहीं होता तब तक हम उस भविष्यवाणी वाले बच्चे के परिचय और बाकी जानकारियों को गुप्त रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही सभी लोग आपस में फिर से चर्चा में लग गए। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही धूमकेतु अपने स्थान पर बैठे, तभी उनके और महारानी के बीच टेलीपैथी तकनीक से बातें हो लगी। स्वागत है गुरुदेव, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि आपने अचानक से आते ही सभा के मध्य इस तरह का प्रस्ताव कैसे रखा। महारानी ने टेलीपैथी दे बात करते हुए गुरुदेव से प्रश्न पूछा। टेलीपैथी तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपने मन की आवाज से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने होंठ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं है, और इस तरह से आपकी बातों को आसपास के कोई भी जीव सुन भी नहीं सकते, और साथ ही आपके आसपास के लोगों को आपके बात करने के बारे में पता भी नहीं होता। ये तकनीक प्राचीन भारत के समय में ऋषि मुनि और विद्वान उपयोग किया करते थे। कहते हैं देवता और यहाँ तक कि त्रिदेव भी इस तरह से अपने भक्तों के साथ अंतर्मन से बात किया करते थे। लेकिन इस तकनीक को उपयोग करने के लिए आपका अपनी इंद्रियों पर काबू जरूरी होता है। हालांकि विकास की होड़ में भारत देश अपनी ही प्राचीन कलाओं और विद्या तथा ज्ञान को भूलने लगा और झूठ से भरी इस मॉडर्नाइजेशन की तकनीकों को अपनाने लगे और अपने ज्ञान और संस्कृति से पूरी तरह से वंचित रह गए। इस तरह महारानी की बात सुन गुरुदेव ने भी टेलीपैथी से जवाब देते हुए कहा, नीरजा देवी, मैं भी इस विवाद को लाना नहीं चाहता था, लेकिन जब आपके महल के बाहर खड़ा था तो मुझे हवा में दुष्ट प्रवाह का अनुभव हुआ, जिसने मुझे इस तारण लाकर खड़ा कर दिया, और इसी वजह से मुझे सबके सामने ये भड़काऊ प्रस्ताव रखना पड़ा। गुरुदेव की बात सुन बिना अपने चेहरे पर भाव दिखाए महारानी ने फिर उनसे पूछा, आपका मतलब है कि हमारे आसपास कोई गुप्तचर है? गुरुदेव ने भी उन्हें हाँ में जवाब दिया।
वहीं दूसरी तरफ वापस से लोकसभा को आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और इसी वजह से जलपरियों की रानी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, लेकिन महारानी, अब जब हमें पता है कि भविष्यवाणी की घटनाएं धीरे धीरे घटने लगी है, वह अद्भुत बच्चा जन्म ले चुका है, राक्षस प्रजा अपनी काली करतूतों में लग चुकी है और यहाँ तक कि वे रक्त संरक्षण विधि के बारे में भी जानते हैं, तो आप हमें राह दिखाए कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमारा इस भविष्यवाणी की घटनाओं में क्या किरदार रहेगा। उद्धरण चिन्ह। जलपरियों की रानी की बात सुन सभी को उनकी बात योग्य लगी और सभी महारानी के जवाब देने का इंतजार कर रहे थे। हमारा किरदार सदियों से निश्चित ही है और भविष्यवाणी के हिसाब से भी हमारे लिए एक ही योजना है, युद्ध। महारानी ने गंभीर होते हुए जवाब दिया और उनकी इस बात को सुन सभी लोग खामोशी से एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे। तभी महारानी ने आगे कहा, साथियों, आप सभी सर्वशक्तिमान जीव है, आपके पास अपनी अपनी अद्भुत सेना है, जिनकी इस महायुद्ध में हमें जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि आप सब सिर्फ इस संघ के कारण इस युद्ध में जुड़े। इस युद्ध को अपने जीव और मरण का युद्ध समझ आप इसमें जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आज निर्णय करें कि आप इस युद्ध में हिस्सा लेने में इच्छुक है कि नहीं। जो भी इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं है वो इसी वक्त यहाँ से जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। महारानी की बात सुन सभी प्रजाति प्रमुख सोच में पड़ गए थे और वही महारानी को इंतजार था सभी के इंतजार का। और यह भी सबकी हैरानी के बीच महाराज के सबसे खास मंत्री अंबु अपनी जगह से खड़े हो गए और आगे बढ़ने लगे। CH-114 लिजर्ड क्वीन। अंबु को इस तरह से अपनी जगह से खड़ा होकर आगे बढ़ते देख सभी के मन में यही चल रहा था कि अंबु इस युद्ध से बचने की सोच रहे थे, लेकिन तभी अंबु सभा के बीचों बीच खड़ा रहता है और अपना सिर महारानी की ओर देख ऊंचा करते हुए गर्व से बोल उठता है, ये क्या बात कर रही है महारानी जी आप। कुछ सदियों पहले जब हम सब जीवों को आपकी जरूरत थी तब आप और अर्धदेवी की पूरी सेना हमारे एक पुकार पर हमारी मदद के लिए चली आई थी। वास्तव में हमारी और हमारे पूर्वजों की जान आपकी देन है और हमारी प्रजाति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अब आप इस समय इस तरह का सवाल पूछ के हमें शर्मिंदा कर रही है। मैं और यहाँ उपस्थित मेरे सभी जीव भाई बहन इस युद्ध में अवश्य ही भाग लेंगे। वैसे भी महारानी, अपने कर्तव्य से भागना एक योद्धा को या फिर एक इंसान को शोभा नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। अंबु की साहस से भरी इस बात को सुन सभी जीव मुख्य अपने अपने स्थान से खड़े हो गए और अपने हृदय पे हाथ रखते हुए जोश से बोलते हैं, महारानी, हम सभी आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहे। उद्धरण चिन्ह। सभी की सहमति को देख महारानी भी उन सबके सम्मान में अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ जोड़ उन सबके सामने अपना सिर झुकाती है। उसके बाद महारानी ने सभा के साथ बैठ आगे की योजनाओं के विषय में चर्चा शुरू की। उन्होंने अभी जीव प्रमुखों को इस युद्ध में अपने अपने कार्य बांट दिए और इसी के साथ सभा की चर्चा उन लोगों के मध्य आगे बढ़ती रही। वहीं दूसरी ओर धूमकेतु जी इसेमी वहां मौजूद हर एक जीव का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें शंका थी कि उनके बीच कोई गद्दार है और उस गद्दार को जल्द से जल्द धुबरना आवश्यक है। लेकिन काफी देर तक सभी को देखने के बाद उन्होंने कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़े हो गए और उस सुंदर से महल के बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें एक आवाज सुनाई दी, महागुरु प्रणाम। जब गुरुदेव ने पीछे मुड़कर देखा तो छिपकली समुदाय की रानी एक खूबसूरत सी पोशाक में मोहक अंदाज में चलती हुई गुरुदेव के पास आ रही थी। उन्हें देख गुरु धूमकेतु ने भी जवाब दिया, नमस्ते लिजर्ड क्वीन। गुरुदेव के पास आते ही उन्हें देख लिजर्ड क्वीन ने कहा, सभा में मेरे असभ्य बर्ताव के लिए माफी चाहूंगी। आशा है आप इस नादान कन्या को माफ कर देंगे। लिजर्ड क्वीन की बात सुन धूमकेतु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य लिजर्ड क्वीन, वैसे भी मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और मैं उस बात को दिल पर भी नहीं लिया और इसी वजह से मैं उस बर्ताव के लिए आपको माफ करता हूँ। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो भूलों को माफ करता हूँ। ऐसी भूल जो अनजाने में हुई हो, जानबूझकर की गई भूल मेरे लिए असहनीय है और माफी के काबिल भी नहीं। आशा है आप भविष्य में इस बात का ख्याल रखेंगी। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु जी की बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए लिजर्ड क्वीन भी जवाब देते हुए बोल उठी, ओह, तो लगता है महागुरु को इस मासूम कन्या पर कोई शंका है। गुरुदेव, क्या आप इस कन्या का भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सभा में कुछ आपको नापसंद हो ऐसा कह दिया। लिजर्ड क्वीन का सवाल सुन गंभीर स्वर में धूमकेतु जी ने कहा, नहीं, आपके कहने की वजह से नहीं, लेकिन आपकी शक्तियों और गुणों की वजह से। आप जानती है कि आपके प्रजाति के जीव दो चेहरों वाले होते हैं, दिखाने के लिए एक दूसरा चेहरा और उसके पीछे कोई और चेहरा। आपको सत्य खून तो मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि आप इस वक्त अपने असली चेहरे के साथ मेरे सामने उपस्थित है। तो भरोसा करना तो तनिक मुश्किल है देवी, और यह भी एक कारण है कि आप दानव लोक के पदोशी भी तो है। गुरुदेव की सीधी बात को सुन लिजर्ड कवीने ने उन्हें नमन करते हुए कहा, बहुत खूब, जैसा सुना था आपके बारे में गुरुदेव, आप उससे भी अधिक बुद्धिमान और तेजवान है। सत्य में हम प्रसन्न हुए, लेकिन मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगी कि आप हमारा विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये बात का निर्णय तो आप ही को करना है। उद्धरण चिन्ह। और लिजर्ड क्वीन की यह बात सुन गुरु धूमकेतु ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देख कहा, इस बात को भविष्य की घटनाओं पर छोड़ते हैं। और इस प्रकार धूमकेतु को मुस्कुराते हुए देख लिजर्ड क्वीन हल्का सा हैरान होते हुए बोल उठी, आप इस प्रकार मुस्कुरा क्यों रहे हैं गुरुदेव। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में गुरुदेव बिना उसे देखे बोल उठे, आपको पता है, जब आप बादलोक में आए तो यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त को अवश्य देखे, बड़ा ही मनमोहक होता है ये दृश्य। और जब लिजर्ड क्वीन ने हैरानी से धूमकेतु की बात सुन आसमान की ओर देखा तो वो भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि उस समय दिन उग रहा था और बदल लोक से पृथ्वी पर हो रहे सूर्योदय का नजारा अद्भुत और मनमोहक था। इस अद्भुत नजारे को देखते हुए लिजर्ड क्वीन भी बोल उठी,
अद्भुत। कुछ देर बाद धूमकेतु जी वहां से चले गए और उनके जाने के बाद लिजित देवी ने आसपास एक कजोर नजर करने के बाद अपने हाथों से एक कांच का गोला निकाल और फिर उसके पास आकर बोल उठी। बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ ऐसा मिला है जो हमें काम जरूर आ सकता है। युद्ध के लिए है तैयार, बन रही है योजना और सबसे ताकतवर है मानवीय गुरु। इतना बोलते ही लिजिट क्वीन गोले को कस के पकड़ लेती है और वह कांच का गोला तुरंत ही रंग बदलते हुए नीले और काले रंग का हो जाता है और फिर लिजिट क्वीन तुरंत ही उस गोले को गायब कर देती है। उसके बाद वह वापस आसमान की ओर देखे एक रहस्यमयी हंसी के साथ बोल उठी, हाँ सत्य में ही खूबसूरत नजरा है। और इतना बोलते हुए वो भी वहां से जाने लगी। CH-115 सविता की भूख। सविता चाची और उसके परिवार को विजय के घर आए आज पूरे 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक ओम या विजय को इस बात का पता नहीं चला था कि आखिर वे लोग यहाँ आए क्यों थे। हालांकि ओम के कहने पर विजय ने अपने बड़े भाई मनोज और उसके परिवार से कुछ ज्यादा सवाल पूछे भी नहीं थे, लेकिन इतने दोनों में ओम को एक चीज के बारे में पता चल गया था कि सविता की यहाँ आने की वजह के पीछे कोई तो कारण जरूर है। इस बीच ओम ने हर्ष और ईशा को अपने दोस्तों से मिलाया था और हर्ष को जब मालूम हुआ कि ओम के सभी दोस्त करोड़पति घराने से ताल्लुक रखते हैं तो ये देख उसे ओम से कहीं ना कहीं जलन होने लगी थी। वही ओम को पता चला कि ईशा एक अच्छी लड़की है जो अपने पिता की लाडली है और साथ ही मनोज ने बचपन से ही ईशा को ओम के विषय में काफी बातें बताई हुई थी। इस समय सविता विजय के घर के गेस्ट रूम में बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। वो एक तक बेड पर बैठे हुए जमीन को घूरे जा रही थी। उसके दोनों हाथ अपनी ठुड्डी पर रखे हुए थे और उसका चेहरा गंभीर भाव से भरा हुआ था। वह अपने ख्याल में खो चुकी थी। उसे उस दिन से 1 महीने पहले की बातें याद आने लगती है जब वह अपने घर में आराम से बैठी हुई थी और महंगे महंगे कपड़ों और गहनों से सजी हुई थी। तभी मनोज अपने साधारण सूट बूट में अपने के साथ सविता के पास आता है और थोड़े गुस्से और गंभीरता से कुछ फाइल्स को सविता के सामने फेंकते हुए कहता है, सविता आखिर क्या है ये सब? क्या तुम जानती नहीं कि पिछले 2 सालों से वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में है और तुम हो कि खर्चे पर खर्चे कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सविता मनोज की बात सुन मुस्कुराते हुए बोल उठी, हाँ तो परेशानी क्या है तुम्हें ये बताओ ना। मनोज ये सवाल सुन गुस्से से बोलता है, परेशानी तुम हो सविता। तुम्हें समझ में आता भी है कि लॉस का मतलब क्या होता है? और सीरियसली पिछले महीने तुमने 2.5 लाख की शॉपिंग की और कम से कम 50-50 हजार तो तुम्हें महीने का उड़ाने के लिए चाहिए होते हैं। अगर तुम इस तरह से ही खर्चों को बढ़ाती रहोगी तो कल को हमें बैंकरप्ट होने में देर नहीं लगेगी। और ये बताया रहा है कि तुमने पिछले महीने ही 5 लाख रुपए किसी बेकार से शेयर में लगा दिए और अब उसकी वजह से तुम लॉस में हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या अपने बच्चों के भविष्य की तुम्हें पड़ी है भी कि नहीं? कल को अगर कंपनी डूब गई ना तो हमारे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ना बच्चों के खर्चे उठेंगे और ना ही तुम्हारे, और आगे सारी जायदाद भी बेच देंगे तो भी बैंक का कर्ज नहीं उतरेगा। या तो है तुम्हें, लेकिन फिर भी दिन ब दिन तुम्हारे खर्चे कम होने का नाम ही नहीं लेते, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। जैसी सविता ने मनोज की बात सुनी गुस्से के साथ वो छिलाते हुए बोल उठी, शट अप, आखिर मैंने तुमसे शादी की ही क्यों थी? हम क्योंकि मुझे एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी चाहिए थी। तुम अच्छे नहीं लगे थे मुझे, लेकिन तुम्हारे पुरखों की जायदाद चाहिए थी मुझे जो मेरे सारे खर्चों को उठाया लेते। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि तुम फूटी किस्मत वाले हो और शादी के तुरंत बाद ही तुम कंगाली में आ जाओगे। भूलो मत, मेरी वजह से आज ये कंपनी है, मेरी वजह से ये जमीन जायदाद है और मेरी ही कच से हम सब ये ऐसो आराम की जिंदगी के मजे ले रहे हैं। वरना अगर तुम्हारे भरोसे रहते तो मुझे शक है कि हमें कहने को रोटी भी नसीब नहीं होती। जाओ, चिंता मत करो। अगर कंपनी डूब भी गई तो याद रखो खुद को पब्लिकली बैंकरप्ट बता देना और अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे जिससे अपनी जमीन जायदाद हमें कहोनी नहीं पड़ेगी, तो चिंता मत करो ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। सविता की इस तरह से बेशर्मी भरी बात को सुन मनोज के पास उस समय वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद ही सविता को पता चला कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। उसी वक्त सविता ने अपने परिवार के साथ उस शहर को छोड़ने का इरादा बना लिया। कंपनी को तो गवर्नमेंट ने सीज कर दिया था, लेकिन उसी समय सविता की जिंदगी में एक अनजान आदमी आया जिसने सविता को उसकी जमीन जायदाद के बदले में 50 करोड़ रुपए देने की बात की और सविता ने उसकी इस ऑफर को स्वीकार लिया और अपनी सीज की हुई कंपनी को बचा लिया। हल्की फिर भी सविता की कंपनी अब भी घाटे में थी और उस रहस्यमय आदमी से मिले पैसे भी मनोज और उसकी कंपनी को कुछ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने तक ही बचा सकते थे। लेकिन उन सबकी हैरानी के बीच सविता के बड़े बड़े खर्चों की वजह से महज 1 महीने के अंदर अंदर सविता को मिले 50 करोड़ भी खत्म हो गए। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए ये नहीं थी, असली मुसीबत तो उन लोगों के लिए अब शुरू हुई थी। बस सविता ने अपनी जमीन जायदाद उस रहस्यमय आदमी के पास गिरवी रखी थी, तब उसने पता था कि कल को जब वह बैंकरप्ट को जाएगी तो सरकार उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लेगी और सरकार ने ये किया। लेकिन जब इस बात का पता उस रहस्यमय आदमी को चल तो उसने तुरंत ही सविता को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया था। इस तरफ सविता भी इस बात को जान चुकी थी कि अब उसका पूरा परिवार बुरी तरह खतरे में है और वह उस समय शहर छोड़कर भागने की सोच रही थी। इसीलिए उसने अपने परिवार के साथ अपने गहने और घर में पड़े पैसों को लेकर सविता अंडरग्राउंड हो गई और जल्द से जल्द वह किसी दूसरे शहर में जाने का सोच रही थी। लेकिन उसी समय जिस जगह पर अंडरग्राउंड होकर वह अपने बच्चों के साथ रह रही थी वही उसने अपने मोबाइल पर चल रही न्यूज में कुछ ऐसा जिसे देख आंखें हैरानी और शौक से बड़ी हो गई। उसने तुरंत ही अपने उस मोबाइल को गौर से देखने लगी, मानो उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। CH-116 खुलासे।
नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम जिस इंसान का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वे पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहे हैं और अपनी अद्भुत काबिलियत से इन्होंने पिछले कुछ समय में मेडिकल क्षेत्र में काफी बेहतरीन सिद्धियां हासिल की है। तो स्वागत है आप सभी का इंडिया के यंग इंस्पिरेशनिस्ट में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ आज मौजूद है एक बहुत ही यंग, हैंडसम और अमेजिंग डॉक्टर ओम आहूजा। पहले हम आपको डॉक्टर ओम आहूजा के विषय में थोड़ा ब्रीफ में बता दें कि ओम आहूजा 24 साल के यंग डॉक्टर है और मेडिकल की काफी सारी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। इन्होंने महज कुछ एक साल के अंदर ही रेयर कैंसर पेशेंट सकी डेंजरस बीमारियों का इलाज खोज निकाल है और उनकी सबसे बेहतरीन सिद्धि है कि ओम ने हाल ही में एक नामोस के फल को खाने वाले इंसान को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नामोस का फल। आप जानते ही है कि इस फल को खाने के बाद इंसान के पास एक ही रास्ता बचता है और वो है मौत। लेकिन किसी फरिश्ते की तरह दुनिया में सबसे पहले मनोस के फल का कंस्ट्रक्शन करने वाले इंसान है आहूजा। कुछ ही देर में ओम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे जो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एक काबिल और अमेजिंग डॉक्टर होने के साथ साथ ओम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन भी है। हाँ दोस्तों, ओम सिर्फ 24 साल की उम्र में एक बेहतरीन सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। इनकी कंपनी द नेचुरल ब्यूटी की कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से आज ये कंपनी ब्यूटी इंडस्ट्री में टॉप कंपनीज में आती है, जिनकी शेयर वैल्यू कई सौ करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो आइए आज हम सब ओम के ही मुंह से जानते हैं कि आखिर इनकी इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है। तो बताएं ओम, आपकी ये सक्सेस किसकी देन है? उद्धरण चिन्ह। सविता की नजरें काठवानीज कंपनी में ऑफिशियल शेयर होल्डर बनने के बाद मीडिया की ओर से लिए जा रहे इंटरव्यू पर थी। जैसे ही उसने ओम को देखा उसे अंदाज लग गया था कि ये विपुल भैया का बेटा ही है, लेकिन उसकी बात यकीन में तब बदल गई जब उसने ओम के बगल में विजय और शारदा को भी देखा। लेकिन जब उसने विजय के मुंह से सुना कि ओम की यह सफलता सिर्फ ओम की है, उसके पीछे उन लोगों का कोई हाथ नहीं, तो अचानक से ही सविता की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ही अपने मन में कुछ सोच और अपने पारी के पास गई और बोल उठी, सुनिए, क्या हम विजय भैया के यहाँ चले? मुझे पता चला है कि आजकल ओम भी उन्हीं के साथ ही है। अचानक से विजय का नाम सुन मनोज भौचक्का कर रह गया था, लेकिन ओम और विजय के मिलने की चाह में अंधे होकर मनोज ने तुरंत ही वहां जाने के लिए हाँ बोल दी। और फिर क्या था, उन लोगों ने तुरंत ही विजय से कांटेक्ट किया और उन लोगों के वहां आने की खबर पहुंचा दी थी। साथ में छुपके से सविता ने अपने बेटे को समझ वही दिया था कि वह ओम के बारे में सारी जानकारी को जोड़कर रखे। एक तरफ सविता और उसका बेटा एक कमरे में इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे, वहीं दूसरी ओर विजय को आज कुछ दिनों के बाद आखिरकार अपने बड़े भाई मनोज से अकेले में मिलने का मौका मिला था। इस समय दोनों भाई एक दूसरे के साथ विजय के घर के पास आए एक गार्डन में घूम रहे थे। दोनों ही भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मनोज ने मुस्कुराते हुए विजय से कहा, विजय मेरे भाई, सच बताओ तो तुम्हारी इस सक्सेस से मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें सक्सेसफुल देख अच्छा लगा मुझे, और खासकर तुम्हें ओम बेटे को परिवार में जगह दी, इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ। सच में आज मुझे पता चला कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। उद्धरण चिन्ह। विजय ने भी मनोज की बात सुन हंसते हुए जवाब दिया, शुक्रिया मनोज भैया, लेकिन आपकी लाइफ कैसे चल रही है? उद्धरण चिन्ह। विजय का ये सवाल सुन मनोज थोड़ा चिंता में आ जाता है। वह अब तक नहीं भूला था कि कुछ दिन पहले ही वह बैंकरप्ट हुआ था, लेकिन वह इस बात से अपने भाई को दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस चल रही है। मनोज का ये जवाब सुन विजय हैरान था। हल्की अचानक ही मनोज ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन एक बात पता है तुम्हें, मुझे अपने बचपन के दिन बड़े याद आते हैं। कैसे हम दोनों ही भाई बचपन में शरारतें करते और बड़े भैया हमें डांट लगाते, फिर हम दोनों के रोते ही वो भी रो पड़ते और हम दोनों को गले लगा लेते। उद्धरण चिन्ह। मनोज के मुंह से यह बचपन की बातें सुन विजय को भी अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। वह भी मुस्कुराते हुए अपने बचपन के दिनों में खोने लगा था। वही उन दोनों को कब से कोई घूरे जा रहा था। जैसे जैसे मनोज और विजय दोनों बगीचे में आगे बढ़ रहे थे, बगीचे के इर्द गिर्द लगी झाड़ियों से बार बार कोई मनोज और विजय का पीछा किए जा रहा था। अचानक से ही दो बलक शूज पहने हुए पैर विजय और मनोज की ओर तेजी से आगे बढ़े, मनो अभी वो इंसान मौका देख उन दोनों पर झपट लेगा। आखिर कौन है ये इंसान जो मनोज और विजय का पीछा कर रहा है? क्या है उसका इरादा और क्या मकसद है सविता का अपने परिवार के साथ ओम और विजय को मिलने आने का? और क्या होगा जब विजय और ओम को सविता के इरादों के बारे में पता चलेगा? क्या ओम को सविता के इरादों के बारे में पता चलेगा और क्या सविता के इरादे नेक है या फिर चल रही है उसके दिमाग में कोई खिचड़ी? CH-117 राक्षसी हवन। हाँ मनोज भैया, आपकी बात सही है। मैं भी उन दोनों को मिस करता हूँ और शायद हर रात इस बारे में सोच कि मेरे बड़े भाई ने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन अंत में मैंने ही उसके सीने में खंजर घोंप दिया। जिस भाई की मुझे पूजा करनी चाहिए थी, जिस भाई को मुझे अपने सिर पर चढ़ा के और दिल में बसाना चाहिए था, मैंने उसी भाई को नफरत करने लगा। उसके बच्चे को अनाथों की तरह छोड़ दिया मरने के लिए और सिर्फ खुदगर्जों की तरह अपने और अपने परी की खुशी को देखता रहा। मनोज भैया, मुझे खुद पे घिन आती है जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ। मुझे खुद पर शर्म आती है कि आखिर इतना स्वार्थी, बेवकूफ और खुदगर्ज आखिर मैं हो कैसे सकता हूँ। मुझे तो मेरे भाई ने ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। उसने तो मुझे जीना सिखाया था, अच्छे बुरे का फर्क सिखाया था, आगे बढ़ना, लोगों की मदद करना और सुख दुख में एक जैसा रहना सिखाया था, लेकिन मैं एक राक्षस बन गया।
उद्धरण चिन्ह। विजय ने जैसे ही अपने भाई के लिए अपनी फीलिंग्स को बयां किया तो मनोज को एहसास हुआ कि विजय बदल चुका था। साथ ही उसे एहसास हुआ कि जिस तरह विजय गलत था वैसे ही उसने भी कुछ गलतियां की है। जैसे ही मनोज ने अपने छोटे भाई को अपनी गलतियों का एहसास होते देखा उसने भी हैरानी के साथ कहा, हम दोनों ने ही भाई, विपुल भाई और उनके बच्चे के साथ हम दोनों ने ही गलत किया है। हमने उसके बच्चे को उसके बचपन में निराधार छोड़ दिया, ना कभी उनकी खबर ली और ना ही कभी उसे मिलने की कोशिश की। मैं भी उतना ही दोषी हूँ, जीतने की तुम नहीं, शायद तुमसे ज्यादा दोषी हूँ। अंत में तुमने अपनी गलती को समझ ओम को ढूंढ अपने साथ तो रखा, मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुमसे उसे एक नई जिंदगी दी है, नया मुकाम दिया है। आखिर तुमने अपनी गलती को इतने साल बाद ही सही लेकिन संभाल तो लिया, लेकिन मैं तो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी मनोज कुछ आगे बोले उससे पहले ही विजय ने हैरानी के साथ उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, मैं ओम को ढूंढने नहीं गया था, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है मनोज भाई। ओम खुद मुझे ढूंढकर मेरे पास आया था। मैं तो अहंकार और स्वार्थी होने की वजह से खोया हुआ था। उसे देखते ही मैंने उसे एक यावर और चोर समझ लिया था और उसे देख मुझे उससे नफरत हो गई थी, क्योंकि वो विपुल और भाभी की छवि की तरह दिख रहा था। एक अलग सा तेज, एक अलग सा नूर और सुंदर सा मुखड़ा। मुझे उससे चिढ़ हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। विजय की बात सुन मनोज को हैरानी हुई और उसने तुरंत ही उससे सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन विजय फिर तुम ओम को अपने साथ कैसे रखने लगे? मुझे लगा ओम को तुमने ढूंढ होगा। विजय ने तुरंत ही अपनी और ओम की मुलाकात को याद करते हुए कहा, ओम की वजह से उसने मुझे बदला। उसने मुझे जिंदगी को सही ढंग से जीना सिखाया। आपको पता है ओम को हमारे साथ लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन उसने एक दिन मुझसे या उसकी चाची से पैसे नहीं मांगे। मुझे तो उसे पहली बार देख यही लगा था कि ओम पैसों के लिए आया है, लेकिन उस बच्चे को पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। वो बच्चा प्यार ढूंढने आया था, परिवार ढूंढते हुए आया था। तुम्हें पता है मैंने उसे इस मुकाम तक भी नहीं पहुंचाया। ओम का टैलेंट ही है जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। और तो और उसने अपनी क्लिनिक, जो कि आजकल शायद दूर दूर तक मशहूर है, उसे अपनी चाची के नाम कर दिया। मुझे उसने शहर के सबसे नामचीन लोगों में स्थान दिया। मैंने आज तक अपने भाई की तारीफ नहीं की, लेकिन आज मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा भाई महान था, लेकिन उसका बेटा उससे भी महान है। ओम मेरे पास आया, हम दोनों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन उसने कभी मुझसे गुस्से से बात नहीं की। उसने जिल्लत भरी जिंदगी जी, लेकिन सब भूल के उसने मेरी जान बचाई, मेरे परिवार की जान बचाई। उस समय मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा दिल जो पत्थर का था वो पत्थर फिर से मोम बन गया और पिघल गया। मैंने देर नहीं की और ओम के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ओम ने मुझे अपने सर पे चढ़ा के आबाद कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ ओम का और भैया का और भगवान का कि उन्होंने मुझे ओम को अपना बेटा कहने का मौका दिया। विजय के मुंह से ये बातें सुन मनोज को हैरानी और खुशी दोनों ही हो रही थी। हैरानी यह कि उसका पत्थर दिल भाई किस कदर बदल चुका था, और खुशी इस बात की कि उसका पत्थर दिल भाई अंत में अपनी गलती को समझ चुका था और उसे सुधार भी चुका था। मनोज ने विजय का कंधा पकड़ उसे मुस्कुराते हुए देख कहा, मुझे यकीन है आज विपुल भैया जहां भी होंगे तुम्हें इस तरह देख मुस्कुरा रहे होंगे और खुश होंगे, और हाँ भाभी भी। उद्धरण चिन्ह। विजय मनोज के मुंह से ये शब्द सुन रो ही पड़ा था, लेकिन तभी उन्हें एक आज सुनाई देती है। क्या सच में वो ऐसे थे? विजय और मनोज दोनों ही इस आवाज को सुन चौंक उठे थे। उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर पाताललोक में तक्षक और महिषासुर दोनों ही किसी बड़ी सी लाल गुफा में थे और उसी गुफा में पीले रंग की रोशनी छाई हुई थी। वहीं कुछ इंसान के ही आकार के सिंह वाले राक्षस अपने सिर गुप्त अंगों को ढके हुए कपड़े पहने हुए किसी प्रकार की विधि कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सा गोल सकल बनाया हुआ था जिसपे कुछ निशानियां बनाई हुई थी। साथ ही जगह जगह पर छोटी छोटी खोपड़ियां भी रखी हुई थी और उन सबके बीचों बीच आग का कुंड था। और उसके सामने एक 10 फुट का राक्षस बैठके हवन कर रहा था और बाकी के छोटे छोटे राक्षस गोलाकार में कोई अजीब सा नाच करते और बारी बारी से अपना खून हवन में गिराते और फिर नाचने में लग जाते। सबसे अंत में उस बड़े राक्षस ने अपना खून हव में डाल और उसी वक्त हव की अग्नि तेज हो गई और बड़ी बन गई। लेकिन उड़े से उस राक्षस ने तभी मंत्रोच्चार शुरू किया और तक्षक को देख अपना सिर हिलाया। तक्षक ने भी तुरंत ही अपने पास खड़े एक सेवक को बुलाया और उससे कहा, जाओ उसे लेकर आओ। CH-118 आमने सामने। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम जिस इंसान का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वे पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहे हैं और अपनी अद्भुत काबिलियत से इन्होंने पिछले कुछ समय में मेडिकल क्षेत्र में काफी बेहतरीन सिद्धियां हासिल की है। तो स्वागत है आप सभी का इंडिया के यंग इंस्पिरेशनिस्ट में। तो दोस्तों आज हम आए हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ आज मौजूद है एक बहुत ही यंग, हैंडसम और अमेजिंग डॉक्टर ओम आहूजा। पहले हम आपको डॉक्टर ओम आहूजा के विषय में थोड़ा ब्रीफ में बता दें कि ओम आहूजा 24 साल के यंग डॉक्टर है और मेडिकल की काफी सारी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। इन्होंने महज कुछ एक साल के अंदर ही रेयर कैंसर पेशेंट, सकी ककी डेंजरस बीमारियों का इलाज खोज निकाल है और उनकी सबसे बेहतरीन सिद्धि है कि ओम ने हाल ही में एक नामोस के फल को खाने वाले इंसान को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नामोस का फल। आप जानते ही है कि इस फल को खाने के बाद इंसान के पास एक ही रास्ता बचता है और वो है मौत। लेकिन किसी फरिश्ते की तरह दुनिया में सबसे पहले मनोस के फल का कंस्ट्रक्शन करने वाले इंसान है आहूजा। कुछ ही देर में ओम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे जो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एक काबिल और अमेजिंग डॉक्टर होने के साथ साथ ओम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन भी है। हाँ दोस्तों,
ओम सिर्फ 24 साल की उम्र में एक बेहतरीन सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। इनकी कंपनी द नेचुरल ब्यूटी की कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से आज ये कंपनी ब्यूटी इंडस्ट्री में टॉप कंपनीज में आती है, जिनकी शेयर वैल्यू कई सौ करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो आइए आज हम सब में ओम के ही मुंह से जानते हैं कि आखिर इनकी इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है। तो बताएं मी, ओम आपकी ये सक्सेस किसकी देन है? उद्धरण चिन्ह। सविता की नजरें काठवानी कंपनी में ऑफिशियल शेयर होल्डर बनने के बाद मीडिया की ओर से लिए जा रहे इंटरव्यू पर थी। जैसे ही उसने ओम को देखा उसे अंदाज लग गया था कि ये विपुल भैया का बेटा ही है, लेकिन उसकी बात यकीन में तब बदल गई जब उसने ओम के बगल में विजय और शारदा को भी देखा। लेकिन जब उसने विजय के मुंह से सुना कि ओम की यह सफलता सिर्फ ओम की है, उसके पीछे उन लोगों का कोई हाथ नहीं, तो अचानक से ही सविता की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ही अपने मन में कुछ सोच और अपने पारी के पास गई और बोल उठी, सुनिए, क्या हम विजय भैया के यहाँ चले? मुझे पता चला है कि आजकल ओम भी उन्हीं के साथ ही है। अचानक से विजय का नाम सुन मनोज भौचक्का रह गया था, लेकिन ओम और विजय के मिलने की चाह में अंधे होकर मनोज ने तुरंत ही वहां जाने के लिए हाँ बोल दी। और फिर क्या था, उन लोगों ने तुरंत ही विजय से कांटेक्ट किया और उन लोगों के वहां आने की खबर पहुंचा दी थी। साथ में चुपके से सविता ने अपने बेटे को समझ वही दिया था कि वह ओम के बारे में सारी जानकारी को जोड़कर रखे। एक तरफ सविता और उसका बेटा एक कमरे में इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे, वहीं दूसरी ओर विजय को आज कुछ दिनों के बाद आखिरकार अपने बड़े भाई मनोज से अकेले में मिलने का मौका मिला था। इस समय दोनों भाई एक दूसरे के साथ विजय के घर के पास आए एक गार्डन में घूम रहे थे। दोनों ही भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मनोज ने मुस्कुराते हुए विजय से कहा, विजय मेरे भाई, सच बताओ तो तुम्हारी इस सक्सेस से मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें सक्सेसफुल देख अच्छा लगा मुझे, और खासकर तुम्हें ओम बेटे को परिवार में जगह दी, इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ। सच में आज मुझे पता चला कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। उद्धरण चिन्ह। विजय ने भी मनोज की बात सुन हंसते हुए जवाब दिया, शुक्रिया मनोज भैया, लेकिन आपकी लाइफ कैसे चल रही है? उद्धरण चिन्ह। विजय का ये सवाल सुन मनोज थोड़ा चिंता में आ जाता है। वह अब तक नहीं भूला था कि कुछ दिन पहले ही वह बैंकरप्ट हुआ था, लेकिन वह इस बात से अपने भाई को दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस चल रही है। मनोज का ये जवाब सुन विजय हैरान था। बल्कि अचानक ही मनोज ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन एक बात पता है तुम्हें, मुझे अपने बचपन के दिन बड़े याद आते हैं। कैसे हम दोनों ही भाई बचपन में शरारतें करते और बड़े भैया हमें डांट लगाते, फिर हम दोनों के रोते ही वो भी रो पड़ते और हम दोनों को गले लगा लेते। उद्धरण चिन्ह। मनोज के मुंह से यह बचपन की बातें सुन विजय को भी अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। वह भी मुस्कुराते हुए अपने बचपन के दिनों में खोने लगा था। वही उन दोनों को कब से कोई घूरे जा रहा था। जैसे जैसे मनोज और विजय दोनों बगीचे में आगे बढ़ रहे थे, बगीचे के इर्द गिर्द लगी जाड़ी यो से बार बार कोई मनोज और विजय का पीछा किए जा रहा था। अचानक से ही दो बलक शूज पहने हुए पैर विजय और मनोज की ओर तेजी से आगे बढ़े। मनो अभी वो इंसान मौका देख उन दोनों पर झपट लेगा। आखिर कौन है ये इंसान जो मनोज और विजय का पीछा कर रहा है? क्या है उसका इरादा, और क्या मकसद है सविता का अपने परिवार के साथ ओम और विजय को मिलने आने का? और क्या होगा जब विजय और ओम को सविता के इरादों के बारे में पता चलेगा? क्या ओम को सविता के इरादों के बारे में पता चलेगा, और क्या सविता के इरादे नेक है या फिर चाल रही है उसके दिमाग में कोई खिचड़ी? CH119 एक कदम प्यार के लिए। Hello friends, I want to tell you something that chapter 118 has been repeated due to some problem, so I apologize to all of you with folded hands. अब आगे। रोजर सर्च टीम ब्रावो से मैं कैप्टन सुनील बोल रहा हूँ। हम लोग सेल्टर 00 में पहुंच चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। एक काले स्पेशल सिपाही जैसी हाईली एडवांस्ड यूनिफॉर्म जो कि हथियारों से लैस थी, पहने हुआ एक सिपाही अपने सिर पर पहने ब्लैक हेलमेट पर लगे मिक्रोफोन में कहता है। उसके साथ काफी सारे और भी कमांडोज थे जो उन्हीं के जैसे कपड़े पहनकर एक अंधेरे से भरे सेल्टर और लेबोरेटरी जैसे किसी जगह पर बचते बचते जा रहे थे। वे लोग काफी सावधान नजर आ रहे थे। उनके हेलमेट्स पर टॉर्च लागे हुई थी जो उन्हें उस अंधेरे में देखने में मदद कर रही थी। वे तकरीबन 25 से भी ज्यादा सैनिक थे और सभी के हाथों में एडवांस हथियार थे। सबसे आगे उस सर्च टीम के कप्तान सुनील थे। उसकी माइक्रोफोन में कही बात को सुन उन सबके स्पीकर में एक आवाज सुनाई देती है, वेल डन ब्रावो टीम, अब सावधानी से आगे बढ़िए और ध्यान रहे आप किसी भी इन्फेक्टेड प्राणी को छू ना ले और उन्हें उसी जगह पर खत्म किया जाए। आप आगे बढ़िए और मैं चाहूंगा कि आप अब अपने कैमरास को ऑन कर दे। उन्हें दिए गए वह आदेश उस जगह से बहुत दूर एक दूसरे एडवांस सेंटर से मिल रहे थे। एक काले सूट बूट को पहना हुआ आदमी उस सेल्टर में आराम से एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठ हुआ था। उसके आसपास काफी साइंटिस्ट और सैनिक अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक से ही उसके सामने की बड़ी स्क्रीन पे सुनील जिस जगह पर था उस जगह की लाइव फुटेज दिखने लगती है। कुर्सी पर बैठा वह आदमी मोटा और बड़ी दाढ़ी वाला था। उसकी आंखें काफी गंभीर थी और वह स्क्रीन में सुनील जिस शेल्टर में था वहां का नजारा देख रहा था। हालांकि उसे अंधे में ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वह उस जगह को देख काफी एक्साइटेड था। उसने तुरंत ही स्क्रीन को दकते हुए माइक में कहा, कैप्टन सुनील, जैसे ही आप शेल्टर के उस नेरो पैसेज को पार करेंगे आप एक होल में आ जाएंगे। होल में आते ही आप दरवाजे की बाएं ओर पर लगे इलेक्ट्रिक फ्यूज को स्तरत कर दीजिएगा जिससे कि शेल्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। उद्धरण चिन्ह। कप्तान सुनील अपनी टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिलहाल वे एक मिशन पर थे। उन्हें शेल्टर 00 में से सभी एक्सपेरिमेंट प्रोटोटाइप्स को शेल्टर के बाहर खड़े बड़े बड़े ट्रकस में लोड करना था। वह अपनी टीम के साथ इस मिशन पर आए हुए थे और यह मिशन उसे दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर
धनराज की ओर से मिला था, जो इस वक्त उन्हें सेल्टसो के चेंबर में बैठे बैठे देख रहे थे और आगे के ऑर्डर्स दे रहे थे। धनराज की बात सुनते ही सुनील ने मिक्रोफोन पर कहा, आई डॉक्टर, ऑन योर कमांड, उद्धरण चिन्ह। तभी सुनील के पीछे चल रहा एक दूसरा सैनिक जिसका नाम डेविड था, वह अपने माइक्रोफोन पर थोड़ी हैरानी के साथ कहता है, बट डॉक्टर, मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे आज से तकरीबन 10 साल पहले सभी प्रोटोटाइप्स को हाइबरनेशन में डाल दिया गया था, तो अब उन्हें वापस यहाँ से ले जाने का क्या मतलब है? जहां तक मुझे पता है वे तो काफी हानिकारक है ना, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन धनराज अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बड़े ही गंभीर तौर से कहता है, नहीं, सब नहीं, सिर्फ एक, बाकी सबको तो उनकी प्रोसेस को खत्म करने के लिए हाइबरनेशन में रखा गया था, उद्धरण चिन्ह। धनराज की बात सुन इस बार सुनील हैरानी के साथ कहता है, लेकिन सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब क्यों और कैसे शुरू हुआ। सुनील की बात सुन धनराज एक गहरी सांस लेता है और पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है, ये साल है 2042 और आज से लगभग 17 साल पहले यानी 2025 में जब दुनिया ने एक नए वेपन के बारे में जाना जिसे कहते बायोवेपन। ये दो तरह के होते हैं, एक जो दुनिया को तबाह कर दे और एक जो महामारी बन जाए। जैसे कि दुनिया ने साल 2020 में पहले बायोवेपन के बारे में जाना जिसका नाम था कोविड-19, उसे कोरोना भी कहा जाता था, जिसने उस समय दुनिया के लगभग 20 करोड़ लोगों को मार दिया था और कहते थे ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, लेकिन चीन द्वारा बनाया गया एक बायोवेपन था जो कि अभी एक्सपेरिमेंट के फेज पर ही था और किसी एक्सीडेंट की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया था और मानो दुनिया में हाहाकार मच गया हो। इस तरह से कोरोना ने दुनिया में तबाही फैलाई थी, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। कोरोना की वजह से दुनिया को बायोवेपन के बारे में पता चला और हर देश गुप्त रूप से बायोवेपन्स बनाने लगा, कोई दुनिया को तबाह करने के इरादे से तो कोई दुनिया को बचाने के इरादे से। उन्हीं दिनों ऐसी काफी सारी अजीब बीमारियां फैलने लगी, लेकिन सभी क्योरेबल थी। लेकिन तभी तकरीबन 40 देशों के जीनियस वैज्ञानिक साथ में मिले और उन्होंने एंटार्कटिका के में गुप्त लैब में 2 प्रकार के बायोवेपन्स के एक्सपेरिमेंट्स पर काम स्टार्ट किया, जिसमें से एक थी महामारी और दूसरी स्पेशल ह्यूमंस जो इस महामारी से इम्यून हो, उद्धरण चिन्ह। तभी डेविड ने बीच में बोलते हुए कहा, सर, क्या आज जो दुनिया की हालत है इसका इस किस्से से कोई नाता है, उद्धरण चिन्ह। तभी धनराज ने डेविड की बात सुन काफी गंभीर रूप से कहा, काफी गहरा, क्योंकि इस टीम में भारत, रशिया, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश एक साथ काम में लगे हुए थे, लेकिन चीन को बॉयकॉट कर दिया गया था और लेकिन चीन के काफी सारे जासूस पहले से ही इस प्रोजेक्ट में छिपे हुए थे। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट आर मतलब रेर, और इस पर काम करने वाली टीम को नाम दिया गया था एक्स डॉक्टर्स। उन सबने मिलकर अंटार्कटिका के बर्फों में से कुछ स्पेशल स्पीशीज को खोज निकाला और उन्हें काफी सारे डीएनए सैंपल्स के साथ मिलाकर वे लोग एक अलग ही वायरस बनाना चाहते थे, जो 2 प्रकार के होते, एक डेडली वायरस और एक था स्पेशल सीरम, जिससे कि वे इस वायरस से बचने की क्षमता रखते हो और साथ ही उनकी शारीरिक शक्तियां भी काफी इंप्रूव हो। बेसिकली उनका प्लान था वायरस और वायरस के एंटीडोट को बनाना। हालांकि जब वायरस अपने बनने की प्रोसेस में था, उसी वक्त चीन के एक जासूस ने चुपके से वायरस के साथ और एंटीडोट्स के साथ छेड़छाड़ की और वायरस को आजाद कर दिया। देखते ही देखते वायरस पूरी लैब में फैल गया और जैसे जैसे वह हवा के साथ घुल रहा था, वह दुनिया में ज्यादा से ज्यादा फैल रहा था। 2 ही महीने के अंदर पूरी दुनिया रेड अलर्ट पे हो चुकी थी, कोई भी देश इससे बाकी नहीं था। वहीं दूसरी ओर एंटीडोट्स में भी गड़बड़ी होने की वजह से जो भी इंसान एंटीडोट को लेता उसके अंदर भी काफी सारे भयानक बदलाव आने लगे थे और धीरे धीरे पृथ्वी एक अलग ही तरह की बीमारी से भर गई। यह एक ऐसा वायरस और एंटीडोट था जिससे इंसान मरता नहीं था, लेकिन वह जिंदा भी नहीं था। जो भी इस वायरस का शिकार होता उस इंसान का दिमाग पैरालाइज्ड हो जाता और उसका दिल 24 घंटे के अंतराल में सड़ जाता और वह एक अधमरा आदमी बन जाता जो खून से प्रभावित होने लगता और अपने जिंदा लोगों को काटने लगता, जिससे कि वे सब भी इन्फेक्टेड होने लगते और धीरे धीरे इस वायरस ने दुनिया के 75% लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था और उन्हें अधमरे लोगों में परिवर्तित कर दिया था। हालांकि यह वायरस सिर्फ और सिर्फ इंसानों और बंदरों पर ही कार्यरत था, लेकिन फिर भी इसका कोई इलाज नहीं था। दूसरे जानवरों के डेनाकोड्स भी इंसानों को अधमरा बनाने से नहीं रोक सकते थे। जहां देखो वहां तबाही ही तबाही, लोग किसी भी कीमत पर अपनी जान बचना चाहते थे। सभी देश की सरकारें साथ में मिलकर इस वायरस का एंटीडोट खोज रही थी और तभी इस वायरस को एक नाम दिया गया, वह था ज़ॉम्बी वायरस, उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही डॉक्टर धनराज तेज तेज सांस लेने लगते हैं, मानो वह उस मंजर को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। CH-120 वो प्यार सा आंचल, क्या वो सच में ऐसे थे? जब मनोज और विजय ने अपने पीछे से इस आवाज को सुना, वो दोनों ही हैरानी से तुरंत ही पीछे मुड़े और अपने पीछे देख अचानक से ही उनकी आंखों में हैरानी दिखने लगी, मानो उन्होंने किसी बहुत को अपने सामने देख लिया हो। उस समय ओम मायूस चेहरे से अपने दोनों ही चाचाओं को देख रहा था। उसने अपने चाचा के मुंह से अपने पिता के बारे में की गई सारी बात को सुन लिया था। असल में बहुत ही कम उम्र में ओम ने अपने माँ बाबा को खो दिया था और ओम को अपने माँ पापा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। हाँ, उसे बस याद था तो अपने माँ पापा का हंसता चेहरा, जो हर मुश्किल हर परेशानी में बस हंसता रहता था। ओम इस समय अपने माँ बाबा के बारे में बातों को सुन इमोशनल हो चुका था। ओम की इंद्रियों पर काबू की ताकत भी उसके आंखों में आंसुओं को आने से नहीं रोक सकती थी। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो माँ बाबा के बारे में सुन अपने बच्चे को भावुक होने से रोक सके। लेकिन इस समय ओम को अपने सामने देख उसके दोनों ही चाचा हैरान थे। ओम ने नर्म आवाज में पूछा, क्या चाचा जी, आप दोनों बताएं ना कि मेरे माँ बाबा क्या सच में इतने अच्छे और महान थे?
ओम का सवाल सुन उसके दोनों ही चाचा भी मायूस हो गए। वे दोनों ओम के करीब आए और उसे दोनों एक एक ओर से पकड़ के बाद में विजय ओम को हौसला देते हुए नर्म आवाज में बोल उठा। ओम मेरे बच्चे, मैं आज तक नहीं बोल पाया, मैंने ये बात तक तुम्हारे पापा से नहीं की है। और जब तक मैं ये समझ पाया तब तक मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी। शायद यही मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा। लेकिन आज ये बात तुमसे जरूर कहूंगा बेटा, तुम्हारे पापा एक अच्छे बेटे, एक महान भाई, एक बहुत ही बेहतरीन पापा और सबसे अच्छे और दयालु इंसान। मैंने आज तक उन जैसा जिम्मेदार, अच्छा, दयालु, दूसरों की सोचने वाला इंसान नहीं देखा। मैं उनसे प्यार करता था। अलकी परिवार में सबसे अव्वल और सबके लिए एक आदर्श बेटे होने की वजह से मैं उनसे जलने लगा था। मेरी आंखें उनमें एक दुश्मन को देख रही थी, न कि एक भाई को, और इसी आंखों पर लगी पट्टी की वजह से मैं अपने ही भाई से बरसों तक नफरत करता रहा। माँ जैसे भाभी और किसी देवी की समान महान औरत को मैंने बरसों गुस्से से बात की, परायों की तरह व्यवहार किया, लेकिन वो औरत हमेशा ही किसी देवी की तरह मुझ पर, मेरे परिवार पर अच्छाई को बरसाती ही रही। जो भाई बहन मेरे लिए राम सीता के बराबर थे, मैं उन्हें नफरत करता रहा। लानत है मेरी जिंदगी पर। उद्धरण चिन्ह। Guys, because of some technical errors the novel facing some problem। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।